वायर को तो इतना रखना पड़ेगा ना रोहित, एक्सटेंड हो जाए, आ जाएगा यहाँ तक। चलिए ट्राई करते हैं। आवाज आ रहा है इसमें? तार को थोड़ा इधर कर लेते हैं, नहीं कहीं कि खिंचा जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लाइव उसमें आ रहा है तार उसमें? आई थिंक ये बेटर है ना। चलो ठीक है, ये भी डर रहेगा खिंचाने का लेके। एक बार और यही बेटर है, ठीक है। चलिए कल कहां तक हुआ था बताइए जरा, आज थोड़ा सा खत्म करते हैं। ये वाला हो गया था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, क्या चीज के लिए था ये? क्रूड ऑयल के लिए। अरे कल कराया था ना इसको क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस कैप बता दिया था। प्राइस कैप के बाद आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मोनेटाइजेशन पढ़ा दिया था, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। अगर हमको फिस्कल डेफिसिट घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा कि इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उसमें आवाज जा रहा है क्या पूरा? अच्छा अभी जा रहा है पक्का? चलो ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड हो गया था ना, जीआई टैग भी हो गया था आई थिंक। जीआई टैग के बाद अब यहां से शुरू है, थोड़ा हेडिंग डालिएगा, उसको खत्म करेंगे। पढ़ने के लिए दिया था, कितने लोग पढ़े हो ईमानदारी से बताना। स्विफ्ट वाला बताया था कल, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, वो एक टॉपिक इसमें है या फिर किसी और में? ये मैंने रोड टेप का फुल फॉर्म लिखवा दिया था आपको, रोड टेप बता दिया था, जेपी मॉर्गन। हाँ यहां से हेडिंग डालिए एफपीआई। कल मैंने एफडीआई और एफपीआई बोला था ना, तो एफडीआई और एफपीआई का अंतर लिखवाया था, उसमें कुछ कुछ और अंतर है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। आवाज क्लियर जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को? ठीक है। एफडीआई एफपीआई दोनों का डिफरेंस बता दिया था, लेकिन कुछ कुछ और चीजें उसके अंदर बताना है, वो थोड़ा सा जहां पे आप लिखे थे एफडीआई एफपीआई वहां पे एक दो पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि कल उसमें देखा कि दिया हुआ है तो उसको ऐड कर लेंगे थोड़ा, ठीक है ना। चलिए कहां गए रोहित, कहां गए? अच्छा इसको कैच पकड़िएगा, रखे रखिएगा उसको, वो आएगा तो दे दीजिएगा। देखो इसमें सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ना, उसमें एक जरा ध्यान से देखना, एक केम चंद्रशेखर कमेटी का नाम है, जरा ध्यान से देखो। केम चंद्रशेखर कमेटी का नाम थोड़ा सा लिख लेना एफपीआई के अंदर। यहाँ ये जो केम चंद्रशेखर कमेटी, क्योंकि ये कमेटी जब लिखा हुआ है ना, तो मैंने बार बार बोला है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जब आसानी से मतलब कमेटी का नाम अगर 1 2 4 5 याद रहेगा तो एलिमिनेट कर पाओगे कि हाँ ये वाला कमेटी इसके साथ है, चाहे कमेटी इसके साथ नहीं है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो केम चंद्रशेखर कमेटी अगर जब आए तो एफडीआई या एफपीआई से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा उसमें आपको कुछ और दिमाग में नहीं रखना, ठीक है।
एक इसमें शब्द है हॉट मनी, ध्यान से देखिएगा, ये पूछा हुआ है बहुत बार। तो हॉट मनी जो शब्द है इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं हॉट मनी आपको दिख रहा है क्या? हॉट मनी दिख रहा है क्या? द फ्लाइट ऑफ सच मनी इज कॉल्ड हॉट मनी। किधर है बताना जरा, जल्दी बताओ। तो हॉट मनी जो है, ये हॉट मनी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा ध्यान में रखोगे तो आसान होगा। हॉट मनी का मतलब क्या है बता देता हूं। देखो मैंने कल आपको एफपीआई बताया था। एफपीआई का मतलब क्या था कि अगर एफपीआई में एक बार अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो एफपीआई में 10% से ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एफपीआई में अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी में 10% तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब वो एफपीआई है। 10 से ज्यादा है तो क्या होगा? एफडीआई होगा। तो यहाँ पे जो फॉरेन जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें दो चीज होगा, ध्यान से समझिएगा। पहला कि यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो परमानेंट नहीं आएंगे। पहली बात, एक दो बहुत मेजर डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। मतलब आएंगे और भागेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट किया, ध्यान से समझिएगा, इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के जस्ट तुरंत बाद, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के समय में क्या हुआ, अचानक से पूरा शेयर मार्केट नीचे आ गया। शेयर मार्केट जैसे नीचे आया सब लोग पैसा लेके भागना शुरू कर दिए। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब भी हम बोलते हैं ना तो उसमें दो चीज दिमाग में रखिएगा। पहला कि जो आएगा लोग वो टेम्पररी आएगा और मार्केट से भागता उछलता कूदता रहेगा, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आया और लॉन्ग टर्म रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आएगा और जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां उसको प्रॉफिट दिखेगा, देखना ध्यान से, अब ये वही लोग हैं जो कभी एक बार समझिएगा लगभग हजारों करोड़ रुपए लेके इन्वेस्ट कर दिए और जैसे कोरोना में मार्केट डाउन गया दो चीज किए, लेके भाग गए। फिर कोरोना खत्म हुआ वापस से आ गए और वापस से आकर कहां इन्वेस्ट कर दिए? तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, दवा वाले मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और खूब सारा प्रॉफिट कमा लिया। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब इस तरीके का हम बात बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर का और फार्मास्यूटिकल का, तो एफपीआई का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैंने एफपीआई समझ लिया नीतीश कुमार टाइप आदमी कि जब इधर आया, इधर आने के बाद फिर कुछ दिन बाद हुआ, उधर प्रॉफिट दिखा तो उधर निकल लिया। तो वैसा ही एफपीआई है, टेम्पररी। एफपीआई ज्यादातर प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। एफडीआई भी दोनों जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आप मुझे बताना लॉन्ग टर्म के लिए कौन बेस्ट होगा, एफपीआई की एफडीआई? एफडीआई, क्योंकि एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा एफपीआई में दिमाग में रखना है। इसी को बोलते हैं हॉट मनी, कि वो पैसा कंटिन्यूअस या परमानेंट ना रहे बल्कि पैसा इधर से उधर जाता चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या एफपीआई को हम हॉट मनी कह सकते हैं क्या? तो कह देंगे। कोल्ड मनी का कॉन्सेप्ट आता है कभी कभी, लेकिन हॉट मनी याद रखिएगा, कोल्ड मनी ज्यादा बार नहीं पूछा गया, हॉट मनी बहुत बार पूछा गया। तो ये थोड़ा सा देखोगे तो इसमें दो तीन शब्द दिया हुआ है। जैसे एफपीआई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेक मनी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स थ्रू द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करके करेगा। दूसरी चीज, दे इवन हेल्प द सेबी नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर बाय इशूइंग देम पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने बोला था कि बस उसके नाम पे लिख के दे दिया जाता है कि तू भैया बैंक वाले ने इशू किया है, उसको तू बाद में चुका देना, कुछ वैसा। तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा दो चीज, एक चंद्रशेखर कमेटी और दूसरा एफपीआई को हम लोग क्या बोल देंगे, हॉट मनी बोलेंगे या कोल्ड मनी बोलेंगे? हॉट मनी, दिमाग में रखिएगा। तो एफपीआई इज हॉट मनी। अब उसी चीज को यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे एफपीआई क्या है, अप टू 10% का इंटरेस्ट अगर है तो उसको एफपीआई बोल रहे हैं। एफडीआई क्या है, मोर देन 10% है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरा इसको जरा अगर समझिएगा तो लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का मतलब प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सबसे बेनिफिशियल चीज जो आपको समझना है वो ये कि हॉट मनी एफपीआई में सिर्फ होगा, एफडीआई में नहीं होगा। आप सोचो ना, जो आदमी 10 साल तक 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो जल्दी इतना जल्दी भागेगा वो नहीं। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा दिमाग में बस ये रखिएगा क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस मिलेगा आपको वो उसी तर्ज पे मिलेगा, तो थोड़ा इसलिए दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है एफडीआई का इनवर्ड वर्सेस आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड क्या है इसको आप आसानी से समझ सकते हो। इनवर्ड आउटवर्ड क्या हो सकता है, एक जो बाहर कंपनी आया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वॉलमार्ट आया, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी, बाहर की कंपनी ने खरीद लिया। एक ये भी है, मैंने कल एग्जांपल दिया था कि टाटा ने जैगवार की कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आउटवर्ड हुआ कि इनवर्ड हुआ? आउटवर्ड हुआ। तो अपना जब इंडियन कोई कंपनी दूसरे बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करता हो तो वो आउटवर्ड होगा, जब बाहर की कंपनी हमारे यहाँ करे तो क्या होगा, इनवर्ड होगा। लेकिन ये पूरा टर्मिनोलॉजी किस बात पे डिपेंड करता है कि एफडीआई है। अरे भैया है तो एफडीआई है ना, जैसे नाम बजाज ही है, बजाज का अलग अलग ब्रांड है, तो वैसे ही इनवर्ड और आउटवर्ड में दिमाग। यहाँ इनवर्ड है, वॉलमार्ट है इन्वेस्टिंग इन फ्लिपकार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर टाटा की बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन जैगवार, तो ये जैगवार कंपनी कहां की है, यूके की, तो ये आउटवर्ड हो गया, इनवर्ड। फिर से बोल रहा हूं, क्या सब समझ पा रहे हो? तो लॉजिक दिमाग में रखना है, आउटवर्ड एफडीआई और इनवर्ड एफडीआई, क्योंकि आएगा उस समय थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें
तो थोड़ा सा इसके नीचे आइएगा। एफडीआई के अंदर दो तीन बातें आपको जो है समझना है। फर्स्ट एग्जांपल, अब मान इधर देखिए, वॉलमार्ट जो कंपनी है उसने 77% लगभग स्टेक फ्लिपकार्ट में खरीद लिया है, तो एफडीआई की एफपीआई है, एफडीआई है, जाहिर सी बात है 10% से ज्यादा है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड इन एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस। अब जो सेंसिटिव मुद्दा है जैसे एटॉमिक एनर्जी में इन्वेस्ट करना या फिर रेलवे और सारी चीजों में, तो वहां पे अलाउ नहीं किया जाता है। भाई अब आप सोचो ना, एटॉमिक एनर्जी में बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो बना कहां से पाएंगे, तो रेगुलेशंस और इतने सारे उस पर इंपोज कर देगा। टोबैको प्रोडक्ट्स में नहीं कर सकते, रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं कर सकते, फार्म हाउस, स्ट्रीट फंड, निधि कंपनीज, ये सब गैम्बलिंग, कैसीनो, ये सब में होगा तो ब्लैक मनी बहुत सारा आने लगेगा ना, फिर बहुत सारा होगा। तो लॉजिक क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुछ जगह पर प्रोहिबिटेड है, जैसे कि मेट्रो में, सॉरी जैसे रेलवे ऑपरेशंस एक्सेप्ट मेट्रो, मेट्रो में बाहर के इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी में नहीं हो सकता, टोबैको हो, तंबाकू मकू वगैरह में, ये सब में नहीं हो सकता है। क्लियर है, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बाकी हर जगह हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है कि एफडीआई 100% भी हो सकता है कि नहीं, एफडीआई दिमाग में रखिएगा 100% बिल्कुल हो सकता है किसी भी कंपनी में। समझ में आ रहा है, ये उतना फ्री जो है गवर्नमेंट ने छूट दिया हुआ है, तो थोड़ा याद रखिएगा। फिर से मैं पूछ रहा हूं, आवाज मेरी क्लियर जा रही है ना? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं, इसमें थोड़ा चिल्लाना कम पड़ रहा है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, तो थोड़ा अच्छा उसमें है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ रहा है। दूसरा चीज, एक वर्ड है इसमें ऑटोमेटिक रूट, ध्यान से देखना, गवर्नमेंट रूट दिख पा रहे हैं, तो स्वचालित रूट में क्या है, फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल। अब बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनको अप्रूवल के लिए जरूरत नहीं पड़ता, वो आएंगे इन्वेस्ट करके चले जाएंगे। लेकिन कुछ कंपनियां जो गवर्नमेंट रूट है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ मंत्रालय हैं जिसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो रिलायंस का शेयर है और रिलायंस ने अपना शेयर जारी किया है, तो रिलायंस का शेयर कोई आदमी बैठा विदेश में आराम से खरीद सकता है, उसको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। जो परमिशन लेकर रजिस्टर किया हुआ है वही नहीं कि पूछेगा कि हम खरीद ले कि नहीं खरीद ले। लेकिन अगर उसको रेलवे की या और भी सारे शेयर बॉन्ड्स में, तो मे भी उसको वहां पे उसको पूछना पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ऑटोमेटिक रूट क्या है, देखिए आप, एफडीआई मोर देन 10% शेयर होल्डिंग में फॉरेनर इंडियन कंपनी। अब फॉर एग्जांपल वही जो चीजें बताया वही चीज है यहाँ पे, क्या है अलाउड। अलाउड क्या है, फ्लिपकार्ट का अगर कोई भी आदमी खरीदना चाहता है तो अलाउड है। लेकिन मान लीजिए कोई एनडीटीवी में शेयर खरीदना चाहता है बाहर कंपनी का, भाई तो इंडियन कंपनी है। अच्छा क्या सुन पा रहे हो, जोर से बोलो, ये सुनो। तो सर एनडीटीवी में खरीदना चाहता है तो पूछना पड़ेगा, टोबैको वगैरह में भी उसको ऑलरेडी पूछना पड़ेगा, उसमें प्रोहिबिटेड ही है। तो पहले जो है ऐसा था कि अगर 5,000 करोड़ तक जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो पूछना की जरूरत नहीं पड़ता था ऐसा। लेकिन बाद में फिर उसको चेंज करके बोला गया कि उसके अंदर अलग डिपार्टमेंट है, उसमें भी कॉमर्स मिनिस्ट्री और अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा आपको। तो लॉजिक सिंपल सा है भाई, आप अपने घर में किसी को उतना ही तक दोगे, जहां मतलब उतना ही इन्वेस्टमेंट करने दोगे जितना जरूरी है। अब वो हर चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप ही गुलाम बन जाओगे। तो एफडीआई इन इंडिया दो तीन चीजों में बहुत ज्यादा है। सबसे पहले सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद सर्विस सेक्टर में है, ट्रेडिंग में है। अगर हम बात करते हैं नेशन वाइज तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, इन सब में सबसे ज्यादा लगभग जो है एफडीआई मतलब इंडिया में जो है होता है। ये लोग कंट्री ज्यादा यहाँ पे करते हैं, यूएसए, यूएई सब ये लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% ऑटोमेटिक परमिटेड। तो 100% किसी चीज में परमिटेड हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, ये सारे कुछ फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग, उधर उसको छांट लो जिसमें नहीं करना है, बाकी सब में वो लगभग 100% किया जा सकता है, ग्रीन फील्ड, आईटी बिजनेस और सारा कुछ में, ठीक है जी। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि क्या एफडीआई 100% हो सकता है, तो हो सकता है, ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम पॉसिबल, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं तो आपको एक और चीज मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुछ अदर सेक्टर में लिमिटेशंस है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कुछ जगहों पे है कि सिर्फ विथ गवर्नमेंट अप्रूवल 20% तक ही कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग है, मान लो अब बैंक में कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसमें सिर्फ 20% तक ही शेयर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें भी आपको जो है ऑटोमेटिक का तो उसमें है नहीं, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सोचो ना, कोई बैंक में अगर बाहरी कंपनी 80% अगर ले दिया या 51%, तो मतलब मेन तो वही हो गया। और जब मेन वही हो गया तो वो अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहेगा, फिर इंडिया के हिसाब से क्यों है? तो वही बात हो गया कि मतलब आपकी पहचान खुद आपने खो दिया। तो ये सब जो है दिमाग में रख लीजिएगा, वही सारा चीज है। दूसरा है इंडिया एंड एफडीए रूल फॉर ई कॉमर्स। तो अगर इंडिया एंड एफडीए रूल्स फॉर ई कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारा रूल है, ये मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। इसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है और वो है इन्वेंट्री बेस्ड एंड मार्केट प्लेस। थोड़ा ध्यान रखना, इन्वेंट्री बेस्ड जरा देख लो क्या इसमें, मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, कंपनी सेल्स द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज ऑन्ड बाय देम टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली। एग्जांपल जैसे इसमें प्राइम बीजीपी.com है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर, एफडीए इज नॉट परमिटेड हियर। कुछ समझना चीजों को, जैसे कि सॉफ्टवेयर में अगर मान लो हम लोग अलाउ कर दिए तो बाहर की कंपनी क्या है अपने हिसाब से कोई चीप या कुछ प्राइवेसी के हिसाब से कुछ वैसा लगा के बेचना शुरू कर दिया जो हमारे डाटा प्राइवेसी के हिसाब से बहुत बेकार हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है कि सर आप दिमाग में रखिएगा
कि जब जब कभी बाहरी हम कंप्यूटर बेस्ड या और भी कोई चीज, जैसे एक प्राइम, ये जो bgb.com है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर साइट है जहां पे एफडीआई परमिट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लोग उसमें कैसेट्स में कुछ वैसे लगा के बेच देंगे जो हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए और पूरे कंट्री के लिए थ्रेट साबित हो जाएगा। तो वहां पे हम एफडीआई अलाउ नहीं करते। सिमिलरली कुछ होते हैं मार्केट प्लेस, इसमें मार्केट प्लेस में क्या है, जैसे मान लो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट 100% इसमें आप कर दिया। देखो ध्यान से समझो, अगर अमेजॉन की हम बात करते हैं तो अमेजॉन एक बॉस है। कैसे बॉस है? क्योंकि अमेजॉन एक साइट है, उस पर सब लोगों को, सेलर को, बायर को कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब बात करते हैं कि इन्वेंट्री बेस्ड कोई चीज बना के बेच रहा है, देखो इधर अमेजॉन एक जगह पे है, अमेजॉन पे कुछ लोग जो इंडिया के लोग रजिस्टर किए, कुछ लोग बाहर के भी लोग रजिस्टर किए, यहाँ पे सेल कर रहा है। तो अमेजॉन के पास यहाँ पे उतना ज्यादा ये नहीं है स्कोप कि अमेजॉन अपने हिसाब से कुछ वैसे प्रोडक्ट में फिट कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट किसी और का है। लेकिन जब इन्वेंट्री बेस्ड है, मान लो आप ही बना रहे हो कैसेट, उस कैसेट में आपने कुछ वैसा चीज बनाया जो पकड़ में आना नहीं है और आपने दूसरे कंट्री को बेच दिया, आपने एफडीआई अलाउ भी कर दिया, तो आपके लिए ज्यादा थ्रेट होगा। तो मुझे बताना, इन्वेंट्री बेस्ड ज्यादा आसान है कि मार्केट बेस्ड ज्यादा मतलब बेटर है? मार्केट बेस्ड ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप अमेजोन पे कुछ भी करते हैं, अमेजोन को उससे कुछ मतलब नहीं, उसका बस एक है कि भैया मेरे साइट पे आके तुम अगर सामान बेच रहे हो तो इतना परसेंट हमको दो, बाकी तुमको जो करना है करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट बेस्ड सिस्टम जो है ज्यादा होता है। अब जैसे हॉट मनी का ये डायग्राम, हॉट मनी मतलब क्या बोला, पैसा ज्यादातर भागते रहेगा कि रहेगा, भागते रहेगा। तो कुछ इन्वेस्टर्स आएंगे, भागेंगे, आएंगे, भागेंगे, ऐसा चलता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे फॉर एग्जांपल अब एफपीआई जो है, बैक टू इंडिया फॉर फार्मा आईटी सेक्टर, कोरोना के बाद, ये अगर पूरा टेबल देखोगे तो समझ में आएगा। देखो इधर, ये आपको ईयर देखना जा रहा है, ये देखो 5.9 से होते हुए ऐसे जा रहा है, ये कभी भी ग्राफ ऐसे बढ़ेगा नहीं। तो इसमें ग्राफ क्या है, पूरा एकदम जिगजैग जा रहा है। अब ये जो समय है, यहां देखना 2020-21, जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म होने लगा तो अचानक से वही लोग आगे भागे। यहां देखो, जब ये 2019-20 के बाद जब कोरोना बहुत ज्यादा था, तो देखो यहाँ जनवरी मार्च में एफपीआई रन अवे फियरिंग कोरोना, तो सारे लोग अपना पैसा लेके भाग गया। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अब वापस उनको लगा कि अब दवा और मेडिसिन सब की जरूरत पड़ेगी आईटी सेक्टर और फार्मास में, तो आकर वापस से इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ क्या है, देखो जनवरी मार्च 2022, फिर एफपीआई रन अवे फियरिंग फेड टैपरिंग एंड यूक्रेन वार जब शुरू हो गया, फिर उनको डर लगा कि यहाँ पे कुछ होगा, फिर भाग गए। तो मुझे बताना, एफपीआई वाले क्या है, भागते रहते हैं। समझ में आ रहा है? एफपीआई भी एक जगह टिकेंगे नहीं। तो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक प्लस और माइनस का इनफ्लो और आउटफ्लो दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ एफपीआई और एफडीआई दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे भारत में विदेशी निवेश अगर टोटल देखा जाए तो +30 अप्रोक्स है। देखो ये दिमाग में कुछ बातें रखना कि एफपीआई और एफडीआई में कुछ वैसा फर्क है। कुछ लोग टेम्पररी लोग होते हैं जो टेम्पररी आपके लिए काम आते हैं, कुछ लोग होते हैं लॉन्ग टर्म वाले जो हमेशा साथ में रहते हैं, है ना, जनरली कहा जाता है। तो कुछ वैसे जो लॉन्ग टर्म वाले एफडीआई है, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं एफपीआई। तो थोड़ा उसमें दिमाग में रखिएगा, बाकी उसके अलावा आपको दिमाग में नहीं रखना है। नेक्स्ट उसके बाद एक और टर्म है इसमें, कुछ गोल्डन वीजा टाइप है। तो गोल्डन वीजा देखो वैसा होता है, जैसे संजय दत्त को यूएई या स्पेन वाले ने खूब बोला कि हाँ नहीं आप तो बहुत बढ़िया आदमी, टैलेंटेड आदमी, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आ जाइए। तो गोल्डन वीजा उनको दिया जाता है कि अट्रैक्ट किया जाए टूरिस्ट को, उस हिसाब से काम किया जाता है। तो वही है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वीजा गिवन फॉर इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी बायर, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट और वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो उस लोगों को दिया जाता है। जैसे सिस्टम प्रेवलेंट इन स्पेन में, यूएई में संजय दत्त को 2021 में दिया गया था। तो इसका सिंपल मतलब होता है क्या कि जो इन्वेस्टेड पर्सन है या जो टैलेंटेड पर्सन है, उन लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट किया जाता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े और यहाँ का हुआ है। तो बस एक नाम है गोल्डन वीजा, याद रखिएगा। दूसरा उसी तरीके से छोटा छोटा और है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफडीआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री, which one of the following statement based represents an important difference between the two। तो सर भैया इसमें से दोनों में से सही कौन सा डिफरेंस आपको लग रहा है? एक है एफडीआई, एफआईआई। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी जरा देख के कोशिश करो, जितना मैंने बताया उतना ही में कौन सा सही हो सकता है। जहां जहां पे आपको एफ डबल आई दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसको आप अभी के लिए फिलहाल समझना कि एफपीआई है, मान लो अभी के लिए समझना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, लेकिन अभी के लिए समझना। तो जरा बताओ कौन सा सही हो सकता है, तेजी में, 30 सेकंड है, जल्दी बताओ। जहां जहां एफ आई आई है इसको एफपीआई समझना है, मेरी बात समझ में आ रही है, उसको एफपीआई समझना है। अब बनाएंगे एफडीआई और एफपीआई के डिफरेंस। जिसका सही जवाब होगा चॉकलेट मिलेगा पक्का। बन गया?
किसका तो बन गया, हाथ खड़े करो। पक्का नींद में नहीं होना सब? चलो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां देखो, अगर हम इस बात को लेते हैं जरा, इस सबसे इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इसमें है कि एफपीआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है भाई। एफपीआई कब से स्टेबल होने लगा? तो भागता रहता है, तो ये स्टेटमेंट तो काट ही दो। उसके बाद आ जाओ सी पे, एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट व्हाइल एफपीआई टारगेट्स प्राइमरी मार्केट। मैं थोड़ी देर पहले बोला कि एफडीआई और एफपीआई दोनों मार्केट में पॉसिबल है, वो चाहे ज्यादा या कम हो, लेकिन वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में पॉसिबल है। तो ये भी सिर्फ नहीं होगा। तीसरा, अब इसके बाद आते हैं इस वाले पे, एफपीआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी व्हाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि एफडीआई सिर्फ कैपिटल में पैसा नहीं लाता है, बल्कि और भी तरीके से उसमें पैसे जनरेट होते हैं जब लॉन्ग टर्म में आता है। तो ले देखिए ऑप्शन बचा है बी, क्योंकि एफआई जो है, सॉरी एफपीआई जो है, इंक्रीज कैपिटल अवेलेबिलिटी में करता है। मान लो पैसा अचानक से कोई इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो पैसा तो ज्यादा बढ़ गया ना, पूंजी तो कुछ समय के लिए सही, तो इन जनरल में क्या करता है, कैपिटल अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। वाइल एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। एफडीआई हर जगह पे नहीं लगा सकते आप। मैंने अभी तो थोड़ा बताया कि एफडीआई आप बहुत सारी जगह पे नहीं लगा सकते हैं, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी या बहुत सारा कुछ वैसा है। अरे हाँ है ना? तो लॉजिक है कि आराम से देखो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर आप रखोगे तो इजीली बन जाता है। तो थोड़ा ऐसा ही देख लेना अपना एक दो क्वेश्चन, बाकी हम थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं, ठीक है ना? अब इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बार बार, जैसे 2021 में भी सेम क्वेश्चन पूछा, इसमें से कौन सा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है। अब ध्यान से देखोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि एटॉमिक एनर्जी वगैरह को साइड कर दोगे, चाहे जो भी है, इंडियन बायर के लिए फ्री है। तो इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। मैं चाहूंगा आपको कि एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी फिर जब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार उसके थ्रू गो थ्रू आंसर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा मेरे काम का नहीं है, आप बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसके आगे आते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टी बोर्ड इन इंडिया। दिख रहा है क्या? फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टी बोर्ड इंडिया, ऊपर दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आसान है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा आपको रीड भी करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब बेहतर रहेगा। जो आज जरूरी है, पहले उस पर एनर्जी अपना खर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज ये वाला पॉइंट, जरा देखना ध्यान से। मैं चाहता हूँ 30 सेकंड देखो, वही चीज है, समझ में आ जाएगा। एनडीटीवी आप न्यूज में तो ऐसे भी एनडीटीवी बहुत था, रवीश कुमार एनडीटीवी से ही निकाले गए। तो एनडीटीवी का बहुत सारा कांड है, जैसे बिफोर उसका इन्वेस्टमेंट क्या था, आफ्टर 2017 उसका क्या हुआ। तो आफ्टर 2017 में कॉमर्स मिनिस्ट्री प्लस जो है कुछ सब्जेक्टेड मिनिस्ट्री जो है 5,000 ज्यादा का मैंने बोला, तो सीसीए से परमिशन लेना पड़ता है, ये सब कुछ। तो याद रखिएगा कि ये एफडीआई जो भी है गवर्नमेंट अप्रूवल से है। बिफोर में ऐसा कुछ नीडेड नहीं था, लेकिन आफ्टर में क्या हो गया, उसके बाद आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा, अब मान लो ना विदेशी कंपनी अगर सारा कुछ यहीं पे ले ले और सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर ले ले, तो फिर हमारे और सबके लिए परेशानी हो जाएगी। एक पॉइंट जरा देखना, ये वाला, ये लाइन, ओनली होम मिनिस्ट्री विल क्लियर एफडीआई प्रपोजल्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी में भी कि जैसे कोई पाकिस्तान का आदमी अगर आना चाहता है या उसका वीजा बनाना चाहता है, तो सिर्फ जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, वही डिसाइड कर पाएगा कि उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जिसमें मैंने पढ़ाया था कि रिफ्यूजी होते हैं, और जो आदमी जो सिटीजन को तो आएगा ही, जो नॉन सिटीजन है या जो एनआरआई है वो भी आ सकता है। लेकिन कुछ पाकिस्तान या कुछ ऐसे कंट्री से जब लोग आना चाहते हैं, तो सिर्फ गृह मंत्रालय डिसाइड करता है कि इनको आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। दूसरा, ये आपको एफडीआई प्रपोजल्स रिलेटेड टू प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ भी जो है जनरली हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसको जब हम करते हैं तो उसमें भी ये स्पेसिफिक ही होता है। कोई भी मान लो ना, अगर आप, मैंने बोला कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अगर सपोज एक बार में हायर कर लिया, तो वॉलमार्ट कंपनी ने अगर फ्लिपकार्ट को एक बार में हायर कर लिया, तो इसमें क्या हुआ, एफडीआई में क्या हुआ, एफडीआई में सबसे डेंजरस बात ये हुआ कि आपने उसका शेयर होल्डिंग 80% से ज्यादा ले लिया है, ध्यान से समझना। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि अगर एटॉमिक एनर्जी या फिर और ऐसे सेंसिटिव चीजों में जहां से अगर चाहे कि उसको हायर कर लिया जाए, तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अब जैसे यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और ऐसे कंट्री जो हमारे नेबर्स हैं, कहने के लिए नेबर हैं, बट कमाल की बात क्या है कि जितना मुद्दा वो लोग हम लोग को जनरेट करते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लॉजिक क्या है, उस समय सिर्फ होम मिनिस्ट्री अलाउ करेगी, उस समय उसको किसी और से परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर एफडीआई में फ्लिपकार्ट की कितने भी शेयर्स को अगर मान लो वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, तो उसमें दो चीज होगा, क्या होगा, वो आराम से सीसीई से परमिशन लेके निकाल लेगा काम कि चल भैया उधर से लेते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से हो जाएगा। लेकिन जब हम स्पेशली बात करते हैं कि अगर वो आकर इधर से काम करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चाइना, तीन लोगों को होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ेगा।
तो ध्यान में रखिएगा जब यूपीएससी पूछेगा ना, तो ऑलरेडी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंट्री वाइज माथा आपको जो है सनकाना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर निकाल लेना है। दूसरा कुछ जैसा है, इसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म चलता है, जैसे चाइना कुछ बात बोलता है, चाइना से दैट कि ये वायलेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, कल मैंने बताया डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी आल्सो अनाउंस सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस इन चाइना फॉर सिमिलर रीजंस। तो चाइनीज, आपको पता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या करते नहीं पता है। अब ध्यान से समझिए, चाइना बार बार बोलता है कि भारत भी गलती कर रहा है, क्योंकि चाइना से भी जो लोग आ रहे हैं उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगी। तो चाइना इसलिए बार बार बोलता रहता है कि क्रिटिसिज्म करता है इस प्रोसेस को कि डब्ल्यूटीओ का रूल का ये उल्लंघन है, फलना निगाना, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अब आते हैं कैबिनेट कमिटीज। तो बहुत सारी चीजों को कैबिनेट कमिटी डिसाइड करती है। जैसे देखिए इधर कैबिनेट कमिटी में सबसे पहला जो है, इसमें बॉस जो है वो पीएम है, फाइनलाइजेस द नेम ऑफ टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स। जैसे अगर आप ध्यान से समझोगे तो जितने सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, मैंने बोला था आपको कि कैबिनेट सेक्रेटरी अगर पावरफुल है और पीएम वीक है तो सारा का सारा जो पॉलिसी और होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी के हिसाब से चलेगा। तो जहां पे भी आप जो भी देखोगे ऐसे देखोगे, सिंपल बस इतना याद रखना कि जो चीज जो डिफेंस से रिलेटेड है या बहुत सारा जो कुछ वैसा चीज है जो सेंसिटिव मुद्दा है, वो कोई अलग मंत्रालय डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन मंत्रालय डिसाइड करेगा, होम मिनिस्ट्री। इसके अलावा दिमाग में नहीं रखिएगा कुछ। नेक्स्ट, कल मैंने ये गिफ्ट वाला सिटी आपको बता दिया था, अरे बता दिया था कल ना, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आपका जो कोड है, सॉरी जो सेंटर है, ये आपको ऑलरेडी सर्विस सेंटर, ये ऑलरेडी दुबई में बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। इंडिया में कहां पे खुला है, गुजरात में, और पॉसिबिलिटीज है कि सक्सेस होने के बाद इसको और पूरे ऑल ओवर इंडिया में खोला जाएगा। तो इसके लिए मैंने बोला था कि एक रेगुलेटरी बना दिएगा आईएफएससी अथॉरिटी, और उसमें कमिटी बनाया गया। उस कमिटी का सिंपल काम यह है कि कल को होके अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ होता है ना, तो उसमें क्या करेंगे, वो कमिटी जांच करेगी, बात खत्म है। बाकी क्या इसमें आरबीआई के कोई रोल है क्या, नहीं। क्या कोई सीआरआर एसआरआर लगता है क्या, नहीं। तो ये पूरा जो 3 टर्म है, जो ये थर्ड थीम है, इस थर्ड थीम में हमारे पास इतना ही है। इसके अलावा जब हम नीचे आएंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके लिए खत्म है। तो हमारा काम जो होता है यहाँ पे होता है खत्म। इसमें एक दो छोटे मोटे टर्म है, जैसे अगर मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, तो उसमें अगर आपको याद रहे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लैफर कर्व है, लैफर कर्व भी मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने लैफर कर्व पढ़ाया था। और लैफर कर्व में मैंने बोला था कि एक समय के हिसाब से, मतलब बोला गया था उसमें क्या कि फिस्कल डेफिसिट या महंगाई या कुछ भी, एक लेवल तक ही आप कर्जा लें तो ठीक है, या फिर एक लेवल तक ही जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि एक लेवल के बाद उसका जो प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत ज्यादा घट गया तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सीक्वेंस, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग में रखना है कि बॉस ये जो काम है इस तरीके से मतलब मेंटेन करना है। तो बस बाकी जितना भी नाम है इसमें जैसे एक दो छोटे छोटे टर्म्स है। फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा कि अगर यहाँ पे एक दो जैसे टर्म देखिए, इस सारे बिकॉज टू मच डेब्ट देन ऑल ऑफ योर न्यू इनकम विल बी गोन इन रिपेइंग। अब ज्यादा आप कर्जा ले लोगे तो सारा पूरा का पूरा जो आपका कमाई आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 20,000 का कर्जा लियो, आपकी आमदनी आई 20,000 आया और आपने पूरा कर्जा में ही चुका दिया, तो किसी देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा एक दो छोटा छोटा टर्म्स है, ये आप देख लीजिएगा। तो हमारे ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट वाले में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा है बार बार कि फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद नीचे एक और पूछा है ऑल ऑफ इंडिया। इधर देखो एक एक क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। क्या इंडिया का सारा कर्जा जो आता है वो डॉलर में ही आता है कि और भी चीजों में आता होगा? और भी चीजों में। कभी भी देखिए कोई भी वर्ड जो बहुत ज्यादा बढ़ा के किया हो ना कि पूरा का पूरा या ओनली सिर्फ यही होता हो, ये ऐसा कभी नहीं है कि इंडिया का पूरा जो कर्जा वो डॉलर में ही है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे। तो थोड़ा ये सब चीजों से बचिएगा। तो स्टेटमेंट 2 उसका ऑलरेडी ही गलत है, बाकी हम जब नेक्स्ट अभी पढ़ाएंगे उसमें आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कुछ छूटा नहीं है ना, इसमें कोई थीम में इसमें आई डोंट थिंक कुछ छूटा है। बाकी डॉलर वाला जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वाले थीम में करेंगे। तो आप अपने जो थीम होगा जो ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेजा है उसको निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं में भी डिस्टर्बेंस हुआ तो काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो 3A खत्म हो चुका है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं 3B में। क्लियर है? अब इसमें आदमी ज्यादा पढ़ा सकता है यार, सच में फील हो रहा है, उसमें चिल्लाना बहुत पड़ता था। क्या क्या? हाँ अभी आराम आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी उसमें इतना नट्टी फाड़ के चिल्लाना होता था, बहुत एनर्जी जाता है, मतलब पढ़ाने में एनर्जी जाता है बहुत ज्यादा। चलो 3B में है बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंसी एक्सचेंज, यहां पे आ जाएगा SDR वगैरह, ठीक है।
ये वाला टर्म बहुत इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूंगा कि इसको हेडिंग आप डाल दीजिए, जितना भी लिखा हुआ ऊपर में ये हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि यही सारा मेन इसमें का थीम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी इसमें से। चलिए तो नेक्स्ट कहानी स्टार्ट करते हैं, और इस कहानी का शुरुआत होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा आपको इसमें पता है, मैंने क्या बोला था, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेशनल होता है इंटरनेशनल होता है? इंटरनेशनल ही होगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी भी तरीके से मैंने बोला कि आपको ले देकर पहुंचाना है कि कितना गया कितना आया, उसका हिसाब किताब रख के जीरो तक पहुंचा लेना है, बात खत्म। अब जरा इसमें दो तीन टर्म है, जैसे करेंसी एक्सचेंज है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मान लो डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो कोई आदमी, या फिर डॉलर से आप किसी और रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उससे एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, एकदम आसान भाषा में समझ लेना। ये समझ डाला तो ये वाला जो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बाकी उसमें वही खाली घिसा पीटा करके इधर उधर ही। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको रिलेट करता हूं। तो पहला मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मान के चलो, आप कॉमन सेंस से बताना पहले एक बार, किसी चीज का अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा हो, तो उसका प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो सप्लाई बहुत ज्यादा, तो प्राइस जो है वो घट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब बहुत सारा चीज जो आसानी से अवेलेबल है, उसमें प्राइस, उसमें दम क्या है? दम तो उसमें है कि जो बहुत लिमिटेड मात्रा में। दूसरा आते हैं, सप्लाई अगर घट गया या काफी कम है तो प्राइस क्या होगा? तो कोई चीज अगर लिमिटेड है, ध्यान से समझिए, लिमिटेड है आपके पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोयला लिमिटेड है, तो कोयला का प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बताना। ज्यादा होगा। तो जो चीज दुनिया में लिमिटेड होगा उसका प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। जैसे तो यूरेनियम बहुत लिमिटेड है, तो उसका बहुत लिमिटेड है तो उसका प्राइस हमेशा ज्यादा है। दुनिया का सबसे महंगा चीज में से आता है वो। तो लॉजिक क्या है आप मुझे बताना कॉमन सेंस से, कि अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, ध्यान से समझो, डॉलर का सप्लाई फॉर एग्जांपल, मतलब डॉलर इतना आ गया भारत में कि एकदम डॉलर ही डॉलर हो गया, तो सप्लाई क्या हो गया? बहुत ज्यादा। तो डॉलर का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। ध्यान से समझो, अब डॉलर का वैल्यू घट जाएगा, तो आप मान लो एक बिजनेसमैन हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ध्यान से समझना। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते यहां से बाहर में, तो आपको उसके बदले डॉलर में पैसा मिलता है। अरे हाँ है ना? तो डॉलर में अगर पैसा मिलता है और डॉलर की वैल्यू अभी कम है, तो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान हो जाएगा। ध्यान से समझो, मतलब कहने का क्या, ईमानदारी से बोला, क्या समझ पा रहे हो? तो पहले मैंने बोला एक आदमी है जिसका व्यापार, आप व्यापार कर रहे हो एक्सपोर्ट का, आपने सडनली क्या किया, समझो, आपने ये किया कि उस समय जब आप व्यापार करते थे, जिस समय डॉलर का वैल्यू फॉर एग्जांपल कि $1 का वैल्यू मान लो 75 था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर $1 का वैल्यू 75 था, अब अचानक से मार्केट में डॉलर ही डॉलर हो गया। वो कैसे हुआ अभी बाद में देखेंगे। डॉलर सभी लोगों के पास आ गया, तो अब डॉलर का वैल्यू क्या हो जाएगा? $1 इक्वल टू हो गया 40। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जो एक्सपोर्ट यहां से कर रहा है, जो यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको पहले $1 का वैल्यू 75 मिलता था, अब $1 का वैल्यू कितना मिलेगा? 40। तो उसको एक्सपोर्ट करने में नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। तो याद क्या रखना है, जब डॉलर ही डॉलर हो जाए तो एक्सपोर्टर को हमेशा नुकसान होगा। और जब अगर डॉलर का वैल्यू लिमिटेड हो जाए, यानी कि अब अचानक से डॉलर मार्केट से गायब हो गया है, तो $1 का वैल्यू आसमान पे चला गया 50 में। ध्यान से समझना। तो $1 का वैल्यू कितना चला गया? 85। तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। अब एक चीज पे खाली सोचना, एक्सपोर्टर पे, ऑटोमेटिक इंपोर्टर पे काम हो जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ। तो लॉजिक क्या है कि अगर मान के चलिए $1 का वैल्यू अगर आप इमेजिन कर रहे हो, आराम से समझना, तो $1 की वैल्यू अगर 75 है और दूसरा $1 की वैल्यू 85 होगी, तो इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या होगा? इंटरेस्टिंग बात ये होगा कि अब लोग जो है इंपोर्टर को नुकसान होगा। ध्यान से समझो, इसीलिए जब आप कनेक्ट करोगे तो कभी भी एक ही को कनेक्ट करना, दोनों को कनेक्ट मत करना। मान लो अभी जैसे, फिर मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, मान लो एक बिजनेसमैन है, एक समय जब डॉलर की वैल्यू 75 थी, उस समय वो आदमी खूब एक्सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसको काफी बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन सडनली क्या हुआ, मार्केट में अब इतना ज्यादा डॉलर ही डॉलर हो गया कि उसका डॉलर का वैल्यू घट के आ गया कितना? 40। और डॉलर का वैल्यू 40 आ गया, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का आदमी अब एक्सपोर्ट करना चाहेगा क्या? नहीं। तो एक्सपोर्टर को नुकसान हुआ। अब जब एक्सपोर्टर को नुकसान होगा तो दो चीजें होंगी, ध्यान से समझिए। इंपोर्टर को फायदा होगा। इसलिए जब आप कभी क्वेश्चंस मारोगे तो दोनों को मत सोचना,
क्वेश्चंस में ये सोचना सिर्फ कि एक एक्सपोर्टर पे टारगेट करते हैं, ऑटोमेटिक इंपोर्टर को अपोजिट कर लेना, बात खत्म। मेरे पास समझ रही है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दोनों एकदम इंटरमिक्स करके खिचड़ी पका देंगे कि एक्सपोर्ट भी सोच रहे हैं, इंपोर्ट भी सोच रहे हैं। और माइंड देखो जितना ज्यादा क्लियर रहेगा ना उतना आसान। जब माइंड में कंफ्यूजन होगा ना तो माइंड काम करना बंद कर देगा और आपको नींद आएगा। इसलिए जब कंफ्यूजन हो तो क्लैरिटी रखो कि हाँ यही सोचना है। और एग्जाम में ज्यादातर कभी कंफ्यूजन होगा तो ऑटोमेटिक थकावट फील होगा आपको। इसीलिए थकावट से बचने का एक ही तरीका है कि एकदम वन साइडेड जाओ, यस या नो, बात खत्म। तो ये मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया हूं, समझना सप्लाई चेन कैसे काम करता है। अगर हम इसी को थोड़ा ऊपर करें तो मैंने बार बार बोला, अगर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, तो आप मुझे बताना, अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है इसका मतलब क्या है, सप्लाई बहुत ज्यादा है कि कम है। ध्यान से समझना, सप्लाई जब भी कम होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड जब ज्यादा करेंगे तो महंगाई क्या है, बढ़ता जाएगा। अब प्याज पे सोचोगे, प्याज मान लो 1 kg ही है, सप्लाई काफी कम है, डिमांड 20 लोग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेम डॉलर का वैल्यू, डॉलर का सप्लाई जैसी कम होगा, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ते जाएगा, जो प्राइस है वो भगाते जाएंगे लोग। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें से इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है इसमें, जैसे आपको जो दिख रहा है, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो है आपका करेंसी एक्सचेंज, दूसरा आपका फॉरेक्स, एसडीआर, नील, रील और पीपीपी। ये तीनों को बहुत इजीली तरीके से कनेक्ट करना, तभी मजा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में चूंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक ऐसा थ्योरी जिसके तहत जो इंटरनेशनली पैसा आया कितना गया उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला एक हेडिंग डालिएगा मेरे तरफ से, और वो हेडिंग है आपके लिए एसडीआर, जल्दी से डालिएगा, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जो नेक्स्ट थ्योरी है उसमें थोड़ा समझना, मैंने एक दो टर्म आपको बताया था, एक बताया था सरप्लस, याद है क्या, और एक बताया था क्या, डेफिसिट। तो लॉजिक क्या है, सरप्लस क्या होगा, मतलब आपने जितना, सिंपल सा बात है, सरप्लस में जितना आपने मान लो इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा आपको मिल गया, दैट्स इट। तो यहां समझना कि बीओपी जब हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, इसका मतलब क्या है कि इंडिया को प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, डायरेक्टली समझना बस। अब इसको बहुत ज्यादा इंटरमिक्स प्लीज मत करिए। जैसे मान लीजिए इंडिया का बीओपी कोरोना 2020 के समय 2-3 चीजें चेंज हुई, जैसे कैपिटल अकाउंट में सरप्लस इंडिया का बढ़ गया। अब आपको लगेगा सर बढ़ कैसे गया, कैपिटल अकाउंट में बढ़ने के कारण क्या, मैंने क्या बताया था, कैपिटल क्या होता है, जब आप उससे एसेट क्रिएट कर लो। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ इसलिए गया क्योंकि लोग उस समय ऐसे भी इन्वेस्ट कहीं कर नहीं रहे थे, हर कोई इस बात के लिए डरा हुआ था कि अपने पास पैसा रखते हैं, कब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा उसका आता पता नहीं। तो धीरे धीरे पैसा जमा होने लगा, और पैसा जब जमा होने लगा तो कैपिटल हमारे पास आ गया, ट्रांजेक्शन नहीं होना, याद रखिएगा, पैसा जमा होना अलग बात है, लेकिन पैसा मार्केट में फ्लो करना अलग बात है। अब आप खुद कॉमन सेंस से बताओ, फरवरी मार्च के समय में क्रेडिट कार्ड वाले आपको क्यों ज्यादा फोन करते हैं, क्योंकि एक मैंने मार्च रस के बारे में आपको बताया, क्योंकि पूरे बजट में जब उसका जो टाइम आ जाता है, अभी सभी को हिसाब किताब देना है 31 मार्च तक, एकदम ठेठ भाषा में समझो, तो 31 मार्च तक उनको देना है टाइम, तो सब लोग अभी रेगुलेट कर देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड आपको जैसे मिला, आपको लिमिट दे दिएगा 50,000, जाहिर सी बात है जब आपके पास पैसा आएगा आप खर्चा करिएगा, तो मनी मल्टीप्लाई होगा, और जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा देश की इकोनॉमी के लिए उतना ठीक है। इसीलिए जिस देश का नागरिक अगर बहुत ज्यादा सेव करता हो, कंजूस टाइप का हो, कंजर टाइप का हो, तो उस देश का विकास होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है। इसीलिए अमेरिका में कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा चलता है, वहां के लोग पैसा बचाना नहीं जानते, क्योंकि वहां का पॉलिसी ही ऐसा है। स्टूडेंट को ऐसा स्कॉलरशिप मिलता है कि कम से कम 10-12 देश मतलब उस स्कॉलरशिप के पैसे में घूम सकता है। तो लॉजिक क्या है समझना, कैपिटल अगर लोग कोरोना के समय बहुत पैसा बचा रहे हैं तो देश के लिए अच्छा है कि बुरा है, बुरा है। तो कोरोना के समय कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा था। इंटरेस्टिंग बात हुआ, जैसे कोरोना खत्म हुआ, चाहती थी गवर्नमेंट लोग शॉपिंग करे, ये सब कुछ करे, दानादान लोन देना शुरू किया, और भी काफी कम इंटरेस्ट पे क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया ताकि लोग खरीदें, और लोग जब खरीदेंगे तो इकोनॉमी बूम आएगा। तो याद देखो, उसके जस्ट बाद दोनों चीजें में हमारा सरप्लस था, कैपिटल में भी और करेंट अकाउंट में भी। अब समझना आगे, बीओपी भी सरप्लस हुआ। अब उसके नीचे जब आओगे तो दो चीज हुआ, जब आपके पास पैसा आएगा, आपसे कॉमन सेंस से बताना, 1 लाख रुपए आपके पास आएगा, आपका 1 लाख में दूध दही काम पूरा चल गया, तो अब क्या सोचोगे, कुछ एलआईसी ले लेते हैं, या कुछ शेयर बॉन्ड ले लेते हैं, या फिर कुछ बैंक में डिपॉजिट करके एफडी कर लेते हैं ताकि कुछ फायदा मिले, या सो नो। अब ये चीज मार्केट में मनी पूरी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। यहां तक पहले क्लियर है। तो आपसे मैं बोलूंगा कि जब जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो सिंपल याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस तभी होगा जब इंटरनेशनली और नेशनली मार्केट में ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होंगे।
अगर ट्रांजेक्शन नहीं होगा और लोग पैसे बचाना शुरू कर दिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा हमेशा ही भले ही दिखेगा आपको सरप्लस में, लेकिन जीडीपी कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जांपल से देखते हैं, आराम से इसको बॉक्स में समझ में आएगा। ध्यान से देखना, ये जरा देखोगे ना, यहां से एक दो क्वेश्चंस निकलते हैं बड़े बेहतरीन। पहला है करेंट अकाउंट डेफिसिट। आप मुझे बताना, जब डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हमारा डेफिसिट क्या है, घाटा, तो उसको कम करने के लिए सबसे पहला है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। आपका कर्जा अगर बहुत लदा गया तो आप एक्सपोर्ट करोगे तभी तो होगा। कर्जा कैसे लदाया? बिकॉज आपके पास दो चीज, इधर देखना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल 70 रुपए आप कमा रहे हो, ठीक है, 70 रुपए में आपने खर्चा कर दिया 100 रुपया, तो नेगेटिव में कितना गए? प्लीज रिपीट करते ना, नेगेटिव में कितना गए? 30। अब ये 30 रुपया को कहीं ना कहीं से तो आप कंपनसेट करोगे, तो हो सकता है इस 30 रुपया देने के लिए आप कहीं और से 30 रुपया उठाओ। अगर आप कहीं और से 30 रुपया उठाते हो तो कौन कौन उठा सकता है? आईएमएफ से उठा सकते हो, वर्ल्ड बैंक से उठा सकते हो। समझ में आ रहे हैं? लेकिन कॉमन सेंस से जरा आप बताना, क्या 30 रुपया उठाओगे कि ज्यादा उठाओगे? क्योंकि 30 रुपए में तो सिर्फ आप कर्जा चुका पाओगे बॉस। समझ में आ रहे हैं? अब जैसे ही आप 30 रुपए से ज्यादा उठाओगे तो फिर मुझे बताना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कर्जा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? फिर चढ़ेगा। अब बीजेपी क्यों बार बार बोलते रहते हैं कि कांग्रेस की वजह से हम परेशान हैं? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जो पैसा उठाया उस पैसे को लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसका इंटरेस्ट पे करता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट बार बार अपना जो है पल्ला झाड़ देती है, क्या कि हमारा सारा पैसा तो चल जाता है उनके इंटरेस्ट चुकाने में, जो उन्होंने कर्जा पहले लिया था, हम क्या करें? हालांकि उसके बावजूद भी आपके पास रेवेन्यू इतना आता है कि आप उस काम को कर सकते हैं, बट फिर भी प्रेजेंट गवर्नमेंट बार बार यही बोलती है। तो लॉजिक ध्यान से समझिएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर एक हद से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, समझिएगा यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट 18-19 में -57 था, 20-21 में गया +24, और ध्यान से देखना 22 में -67। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ा। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये गवर्नमेंट तो बेकार है, -67 में हमारा कर्जा चला गया। अभी के लिए समझना, बट पॉइंट इज कि बॉस जब तक कर्ज लोगे नहीं फिर देश का इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगा? और ये वो समय है जब कोरोना खत्म हो गया है या फिर है खत्म हो चुका है, तो हमने को वो पैसा चाहिए। बिना कर्जा लिए आप इन्वेस्टमेंट कहां से कर पाएंगे? कोई भी देश अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए तो कहीं ना कहीं से उठाएगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ इस डेटा पे मत ध्यान देना कि करंट अकाउंट डेफिसिट माइनस में गया है, ये भी ध्यान में देना कि उसके बाद देश का इकोनॉमी बूम किया है, और देश का इकोनॉमी बूम उसका आपको फायदा फिर नेक्स्ट में मिलेगा। देखिए यहां जब एक चीज डेफिसिट में गया और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में +53 गया, पूरे डेटा को कैलकुलेट किए, जरा ध्यान से देखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहां पे लाए हम? 0। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 हो जाएगा। जैसे बजट आया तो बजट में क्या दिखा दिएगा? 0। बजट में कभी भी 0 नहीं दिखाया जा सकता है, ध्यान से समझना। मतलब क्या कि अगर मान लो बोला गया कि देश में इनकम हुआ 67 और इध भी गया 67, टोटल कितना हो गया? 0। बट पॉइंट इज कि वो 67 हम कहां से लाए? कहीं ना कहीं से तो लाए, और वो जो कहीं कहीं से लाए वही हमारा क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? तो आप बस इतना याद रखिएगा सबसे पहला कि नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा हम उसको 0 कर सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं से हमको उधारी लेना पड़ेगा। अब एक शब्द है स्टेरलाइजेशन, मैं चाहूंगा ध्यान से इसको लिखिए। स्टेरलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से लगभग पिछले 4 सालों से क्वेश्चन पूछा, मतलब 2015 से लेकर लगभग 7-8 सालों तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उसके पहले तक, और अचानक से एक टॉपिक आ गया बीच में, उसके बाद एक हॉट टॉपिक बन गया। तो थोड़ा इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, इस स्क्रीन पे देखना, कुछ समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं पूरा स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। ठीक है जी? आप लोगों को मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया था, ठीक है? मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं ही, बट आप कोशिश करिए एक बार। 30 सेकेंड्स। जो समझना है उस कैसे समझोगे तो प्लीज नंबरिंग वाइज पे जाना, जैसे 1 2 3 को फॉलो करना, ठीक है? और देखते हैं समझ में आता है कि नहीं, बाकी तो मैं हूं, जिसको समझ में आ जाए बता देना। कोशिश करना, दिमाग मतलब ऐसे मत रखो कि एकदम से मैं तो समझा ही दूंगा। कभी कभी टॉपिक ऐसा आता है,
अब जैसे सीसेट का पेपर जब आप देते हैं ना, तो कुछ कुछ समय में वो सीसेट के पेपर में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। तो सीसेट के पेपर में जब पल्ले नहीं पड़ेगा तो अधिकतर लोग गिव अप करने लगते हैं, छोड़ अगला प्रीलिम्स देखते हैं। भाई 1 साल का काम है, ये 3-3 महीने वाला एग्जाम नहीं है कि एक बार आप जो है नहीं दिए तो फिर 3 महीना बाद मार दीजिएगा। पूरा 1 साल जाएगा, और 1 साल जब जाएगा ना तो बड़ा इतना आसान नहीं होता है। इसलिए यूपीएससी चाहे तो हर बार वो 6 महीने पे एग्जाम ले सकती है, लेकिन नहीं लेती है क्योंकि उसमें पेशेंस चाहिए। वो जानती है कि 1 साल तक टिकेगा वही जिसको बहुत जरूरी है, जो बहुत जुनून में है, जो कुछ चेंज करना चाहता है। नहीं तो हर 6-6 महीना पे ले लेता, क्या दिक्कत है। प्रीलिम्स ले लेता, फिर मेंस भी ले लेता है, लेकिन साल भर में लेता है क्योंकि साल भर बहुत लोगों के बस का टिकना है ही नहीं। वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने तक ज्यादा जाते दम तोड़ देते हैं। अब हमसे ना हो पाएगा, तो इसलिए हम चलते हैं एसएससी रेलवे की तरफ, क्योंकि वहां पे क्या है, शॉर्ट टर्म गेन है। तो लॉजिक यही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो फायदा मिलेगा, नहीं तो बस बेकार। चलिए, अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर मैं कोशिश करता हूँ। क्या सब जिंदा हो? प्रमाण दो, यस और नो। तो आज कुछ लोग मंडे का छुट्टी मना रहे हैं, उनको मनाने देते हैं, बाकी हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत हॉट टॉपिक है, मैं पहले बता दूं। और देख लेना 2024 के प्रीलिम्स में इस पे जब क्वेश्चन आएगा, 26 मई को पेपर है ना, 27 मई को अपन मिलेंगे और देखिएगा। पहला चीज है, सबसे फर्स्ट एक एक लाइन को समझते हैं आराम से। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सरप्लस, देख रहा है क्या? सरप्लस का मतलब क्या है हमारे लिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव इन द सेंस कि हमारे पास पैसा आया है। अभी के लिए एकदम समझना, ठेठ भाषण, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करिएगा। अगर सरप्लस हुआ तो 2 चीज होगा, ध्यान से समझो। आरबीआई सोल्ड रूपी टू बाई डॉलर टू गेट नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट 0। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मार्केट में डॉलर ही डॉलर हो जाए तो डॉलर का वैल्यू कम हुआ कि ज्यादा होगा? कम होगा। यानी कि जो चीज बहुत लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। और जो चीज हर किसी के पास है उसकी वैल्यू भी नहीं होगी और उसका प्राइस भी ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए गेहूं सबके पास है, तो सबके पास गेहूं है तो उसका कोई होगा क्या मूल्य? नहीं। लेकिन अगर गेहूं मात्र 2 ही आदमी के पास है तो अचानक से उसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, और प्राइस भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहां ध्यान समझना, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हुआ है देन सबसे फर्स्ट 2 काम है। आरबीआई क्या करेगी? फर्स्ट, आरबीआई सोल्ड रूपी टू बाई डॉलर। आरबीआई ने रुपया देकर डॉलर पूरे मार्केट से ले लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? रुपया भेजा, डॉलर पूरा अपने पास रख लिया। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है सप्लाई बहुत अत्यधिक मात्रा में, ध्यान से समझना, बढ़ रहा है। अब रुकना, थर्ड प्रोसेस में देखना, सप्लाई इंक्रीजेज इन मार्केट। आरबीआई ने क्या किया है? रुपया दिया है, लिया क्या है? डॉलर। तो मार्केट में डॉलर बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी समझते रहना बस, एक एक प्रोसेस। अब जरा नीचे आना, ये फॉरेनर भाई है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आपको समझाना शुरू करूं तो जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा था, प्लीज आराम से एक बार में समझना, जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था और डॉलर का मात्रा खूब ज्यादा, ध्यान से समझना, सप्लाई हमने मार्केट में डॉलर खूब कर दिया है, तो मार्केट में सप्लाई अगर डॉलर का बढ़ गया है तो प्राइस घटा है कि बढ़ा है? घटा है। तो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। एक्सपोर्टर डायरेक्टली बात है वो खुश नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को पता है कि पहले जो हमको डॉलर की वैल्यू जो मिलती थी वो 73 मिलती थी, अब हमको 40 मिल रहा है, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ध्यान से समझना इधर। और अगर एक्सपोर्ट इंडिया ना करे तो हमारे लिए फायदा कि नुकसान? नुकसान। तो एक्सपोर्ट ध्यान रखना। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी, मैंने क्या बोला कि तेल का प्राइस 29 रुपए हो गया यूएई में, यूएसए में भी, ईरान में भी, सऊदी अरेबिया में भी, लेकिन इंडिया में कभी तेल का प्राइस कम नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी और जो भी लगाती है वो हमेशा ज्यादा ही लगाए रखती है। तो नॉर्मल लोगों को, जो आम आदमी और मैंगो मैन को मैं बोलता हूं, उन लोगों को कभी पता ही नहीं चलता है कि ऐसा भी कहीं हुआ था। उनको आइडिया ही नहीं है। उनको बस सिंपल ये लगता है कि 105 रुपए है, और 105 रुपए जैसे इलेक्शन आएगा जो पैसा उधर से बचाया है, इलेक्शन के समय बोल दिया जाता है तेल में 2 रुपए कम, 3 रुपए कम, आम आदमी खुश। और इलेक्शन जीतने का सबसे अच्छा तरीका है, डेमोक्रेसी गधों की सरकार होती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स ने डायरेक्टली बोला कि भैया सिंपल सा बात है, डेमोक्रेसी इज ऑफ फूल्स। तो पढ़े लिखे लोग से सरकार नहीं बनता है। सरकार किससे बनाया जाता है? वही गधों से जिनको ट्रैप कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मुट्ठी भर है, ये लोग चिल्लाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आप जैसे लोग कितना भी चिल्लाते रहेंगे देश का जीडीपी का ये हाल है, फिजिकल डेफिसिट ये हाल है, आम आदमी थोड़ी समझ रहा है। आम आदमी समझ रहे हैं जनधन योजना आ गया, 10,000, बात खत्म। समझ में आ रहा है? जन आरोग्य योजना के तहत हमारा इलाज हो गया, बात खत्म है। उससे ज्यादा उसको मतलब नहीं। और ऐसे वोटर्स से काम हो जाता है। तो ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है इसमें कि आप जो है सही तरीके से डेटा इंटरप्रेट करें, नहीं तो अभी बेकार हो जाएगा मामला। ध्यान से समझना कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है और आरबीआई ने उसको दे दिया रुपया और उसके बदले क्या ले लिया है? डॉलर। तो उसके बदले अगर डॉलर ले लिया तो क्या हुआ? डॉलर का मार्केट में सप्लाई घट गया कि बढ़ गया? ध्यान से समझना। तो आरबीआई सोल्ड या रूपी टू बाई डॉलर टू गेट नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट 0।
एक बात पहले से समझ लेना, इंडिया में और एशिया में एक डिमांड बढ़ गया है अब क्या, कि हमको डॉलर में नहीं करना है। जैसे रसिया बोला हम डॉलर में क्यों करें, हमारी करेंसी कोई कमजोर थोड़ी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जानबूझकर इंपोज करना शुरू कर दिया रसिया पे भी, जो मैंने आपको कहानी बताया था। तो रसिया ने सिंपल बोला कि अब हम लोग आपस में ही लेन देन करेंगे। तो इंडिया भी बोला ठीक है, ईरान को भी बोला, सऊदी अरब को बोला कि तू रुपया में मेरे को दे या तू अपने में दे, मैं तेरे को अपने में दूंगा, और उसके वैल्यू के हिसाब से चेंज कर लेंगे, डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अमेरिका थोड़ा परेशान है। आगे देखना नेक्स्ट, ये फॉरेनर आदमी है, और फॉरेनर के बगल में देखना ये ओनियन डिमांड की बात है। अगर ओनियन का डिमांड बहुत बढ़ गया तो महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा? डिमांड ज्यादा, महंगाई क्या ज्यादा। अब इसी को समझने के लिए यहां पे आना। अब आपका काम क्या है, बाई ओनियन यूजिंग रूपी। अगर आपने ओनियन पैसा देकर खरीदा अलग सिनेरियो है, दूसरा आपने डॉलर देकर खरीदा अलग सिनेरियो है। तो प्लीज इसको समझना कि जब जब हम यहां गवर्नमेंट ने, इसको देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, जी सिक्योरिटी लॉन्च किया आरबीआई के द्वारा, जी सिक। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च करके क्या किया, समझना प्लीज, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट बोला कि तू मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले, पैसा हमको दे, तो पैसा मार्केट से पूरा खींच लिया। और मार्केट से पैसा खींच लिया तो क्या आप प्याज खरीद पाओगे क्या? नहीं। यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, महंगाई बढ़ा, महंगाई क्यों बढ़ा, क्योंकि सबके पास पैसा था, प्याज 1 ही केजी था, सब आगे खरीदने, महंगाई बढ़ गया, गवर्नमेंट बोला रुक अभी सिखाते हैं। तो जितना लोगों के पास पैसा था वो सारा पैसा क्या किया, खींच लिया। और पैसा कैसे खींचा, गवर्नमेंट ने बोला ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पकड़, तो सारा पैसा हमको दे, हमको जरूरत है। मार्केट से पैसा गायब होगा, आप खरीद नहीं पाएंगे कुछ भी। तो सेम काम गवर्नमेंट ने कैसे किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से किया। अब इन सारी चीजों में एक यहां ध्यान से देखना, ये आरबीआई ने एक काम किया है, मस्ट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा रूपी। प्लीज इधर समझो, आरबीआई ने कुछ एक्स्ट्रा रूपी अपने पास एब्जॉर्ब किया, कभी कभी उसने डॉलर को एब्जॉर्ब किया। ठेठ भाषा में इतना समझना कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़े या घटे तो आरबीआई अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करती है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक वाइपर लिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और वाइपर में यहाँ पैसा ही पैसा दिख रहा है। जरा यहाँ पे शक्तिकांत दास का अलग है, यहाँ पे आपको रुपी दिख रहा है। तो ये हो रहा है कुछ रुपया एब्जॉर्ब और कुछ रुपया क्या हो रहा है, सप्लाई। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन या बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या पैसा के माध्यम से डॉलर को सक कर लेती है या पैसा को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। इसका हिंदी में सिंपल है, अगर हम इसको बोले स्टेबलाइजेशन तो कोई दिक्कत नहीं। स्थिरीकरण मतलब क्या, स्टेबलाइजेशन आप मुझे बताना, अगर मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा तेज बढ़ घट रहा है तो कोई लेना उसको चाहेगा क्या प्रोडक्ट? नहीं। जैसे बिटकॉइन का प्राइस अचानक से एक दिन में था 800 और सडनली 10 दिन में हो गया 1 लाख। तो जब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस मार्केट में हो तो उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा टिकता नहीं है। ऊपर से एलॉन मस्क ने क्या बोल दिया कि हम इसके बाद टेस्ला गाड़ी अपना बिटकॉइन के बेसिस पे बेचेंगे, और ज्यादा लोग का क्रेजीनेस बढ़ गया। इसीलिए आजकल नॉर्मल आदमी भी सोच रहा है कि हम लेके करें। तो दिमाग में एक बात रखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा, स्टेबलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिस प्रोसेस में मार्केट में जब भी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होगा तो आरबीआई उस पैसे को या उस डॉलर को एब्जॉर्ब करती है या इंजेक्ट करती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। इससे ज्यादा उसमें दिमाग में मत लाइएगा। अब जरा इस प्रोसेस को अगर देखिएगा तो इस पे क्वेश्चन 2023 में पूछा था, और यही 2023 में पिछले 7 सालों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और 23 में अचानक से क्वेश्चन आ गया स्टेबलाइजेशन पे। मैं चाहता हूं 30 सेकंड में दे रहा हूं, जितना आपको बस नॉर्मल बताऊं, जरा कोशिश करिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखते हैं, नहीं भी बन पाए कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड्स। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, ध्यान से देखिए। जिसका बन जाए बताना। कुछ कुछ टर्म्स इसमें ऐसे होंगे जो आप पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करिएगा, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, इस पे लाने से पहले मैं 20 सेकंड और दे रहा हूं, और ये 20 सेकंड में जरा सिर्फ यहां से आप पढ़ना जो हिंदी वाला है। यहां क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ने, प्लीज समझना, क्या सब जिंदा हो, जोर से बोलिए, ऐसा ना बोलते रहना, मजा आएगा। तो सर पहले रिजर्व बैंक ने यदि डॉलर खरीदने के लिए बाजार में रुपए दिए तो उन्हीं रुपए को वापस से भी चूस लेना चाहिए, वरना महंगाई हो सकती है। इसलिए रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूति, मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, भाई हिंदी बड़ा डेंजरस हो जाता है, भेजकर बाजार रुपए चूस लेता है, इसे स्थिरीकरण कहते हैं। तो स्थिरीकरण मतलब सिंपल क्या है कि मार्केट में किसी तरीके की महंगाई और घटाई उसको करने के लिए या तो लेना या करना, ये स्थिरीकरण है। अब इसमें 1-2 टर्म है इस क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाओ।
एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सटीक लगता है? कोशिश करो, नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बताते हैं। जिनको लगता है ए, हाथ खड़े करें। ठीक है, कुछ लोगों को डी भी लग रहा है इसमें, डी। ठीक है, कुछ लोगों को डी लग रहा है तो ठीक है, बी जिनको लग रहा है हाथ खड़े करिए, बी। ठीक है, सी। कुछ लोग ई का भी इंतजार कर रहे हैं क्या? ई भैया ऑप्शन है नहीं, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो मैं बताता हूं क्योंकि इसके बाद का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी है। इसका आंसर देखो क्या होगा नहीं होगा बाद की बात है, हम आंसर पे नहीं जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचे, उसके बदले पैसा ले, या फिर उसके बाद वो डॉलर बेचकर या फिर पैसा देकर डॉलर ले। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब होता है एक तरीके से आप किसी भी प्राइस को बेच रहे हो तो उसका एक ऑक्शन लाना। तो जब स्टेरलाइजेशन हो रहा है तो आप मुझे बताओ ना, वो ऑक्शन ही तो हो रहा है कि आरबीआई ने अचानक से क्या किया, एक बार कभी बेच दिया, एक बार कभी खरीद लिया, एक बार कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दिया, कभी हटा दिया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करना सबसे बड़ा चीज होता है स्टेरलाइजेशन का, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस 2023 में पूछा है, आप लिख लीजिए, 2024 में फिर पूछेगा, क्योंकि ये पिछले 7-8 सालों में एक भी बार नहीं पूछा, और जब ये पूछेगा तो लगातार 3 बार में। इसके पीछे कारण है, कारण बताता हूं अभी क्यों। उसका एक थ्योरी है, मैं आपसे चाहूंगा उस थ्योरी का नाम लिखिए, मंडेल फ्लेमिंग ट्राइलेमा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें स्टेरलाइजेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। मंडेल फ्लेमिंग ट्राइलेमा, ये दोनों इकोनॉमिस्ट है, बड़ा बेहतरीन थ्योरी इन्होंने दिया था। हालांकि मैंने बार बार बोला कि इंडिया में जब आता है ना, तो इंडिया में एक बड़ा डेंजरस कहानी हो जाता है कि जितना भी बड़ा फिलोसफर और थ्योरी इंडिया में आते हैं तो फेल हो जाते हैं। शंकराचार्य ये कह गए थे, कार्ल मार्क्स ये कह गए थे, और इंडिया में आके लोग कह देते हैं कि इंडिया एक अलग कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे चलता ही नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, उस तरीके का काम यहाँ नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया था लैफर कर्व बताया था, उसी तरीके से मैंने लैफर कर्व के अलावा प्राइस के लिए बताया था कि देश में इनकम टैक्स कम मतलब करने के लिए या उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ सिद्धांत बताए थे कि ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, फिर ये फलना ढिंगाना, वैसा ही कुछ ये है। इसमें वर्ड है ट्राइलेमा, आप सुनोगे डाइलेमा, तो डायलेमा नहीं सुना है क्या? तो डायलेमा मतलब क्या होता है? दुविधा। तो ये डाई मतलब क्या है? दो, हम यहां लगा दिए ट्राई। तो अब दुविधा पहले 2 में था, अब दुविधा 3 में। कुछ बुझा रहा है? ये हो गया ट्राइलेमा। भाई चराइलेमा नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। तो ट्राइलेमा है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब कुछ लोग केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा समझिएगा क्या मतलब, ठीक है बोलते हैं अलग बात है, लेकिन फिर भी जो सही है वो सही है। मैं बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ एक सही एग्जाम्पल। आईएएस बनने के लिए क्या आप फैमिली पार्टी अटेंड करते रहो, आप घर के भी काम करते रहो, आप उसके बाद खेलते बुलते भी रहो, आप उसके बाद जो मन है करते रहो और आईएएस बन जाओगे? क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो आदमी बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करता है, बट ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। जो रैंक 1 भी होता है वो भी है ना 6 महीने 1 साल अपने आप को साइडलाइन सभी चीजों से कर ही लेता है, और उसके बाद फिर आता है। सेम थ्योरी यही है। आप अगर ये सोचे कि देश में सब कुछ ठीक हो जाए, साथ साथ सब कुछ ठीक चले, मतलब आपका महंगाई भी ठीक हो जाए, आपका जीडीपी भी ग्रोथ हो जाए, आपका उसके बाद अलग अलग फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाए, तो तीनों चारों चीजें एक साथ नहीं चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके लिए एक लॉजिक दिया इन्होंने, बहुत अच्छा सिद्धांत दिया और बहुत सक्सेसफुल सिद्धांत हुआ है। तो मैं चाहता हूं बस 30 सेकंड, जो मेरा मेन ठेठ है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट ठेठ भाषा क्या है कि क्या 3 चीज एक साथ हो सकता है क्या? नहीं। अब वो 3 चीज कौन करना नहीं है, आराम से समझ लेंगे, बस आसान हो जाएगा मामला। इसी को इतना कॉम्प्लिकेट मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करके कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं कि आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो स्टेरलाइजेशन बताया हूं, अगर आप जाकर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या किसी अगर बुक में पढ़ेंगे, चाहे संजीव वर्मा का या किसी बुक में, तो वहां पर इतना टफ बात दिया हुआ है। और हिंदी का तो बात ही छोड़ दो, हिंदी में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 3 बार हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इंग्लिश टू हिंदी नहीं, हिंदी टू हिंदी, और आप एकदम पगला जाएंगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स और साइंस से टेक का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको मैंने बार बार बोला कि इंग्लिश में बनाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने 3 चीज बोला है। अब ये मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए दूंगा आपको टाइम, और 30 सेकंड में आप फाइंड आउट करिए कि क्या क्या चीजें हो सकता है जो एक साथ हो और एक साथ ना हो। फटाफट देखिए जरा, ये जो है ट्राइलेमा, और यहां सिचुएशन इन कोरोना। पहला पॉइंट पढ़िएगा 30 सेकंड्स के लिए बस, फिर मैं आता हूं एक लाइन से, और प्लीज अच्छे से समझिएगा, मजेदार चीज है। मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पूंजी खाते में छूट, जरा ध्यान से देखना। अब मिस्ड कॉल का हिंदी क्या होता है, छुट्टी कॉलें। भैया अगर मैंने बोला कि मैंने 3 छुट्टी कॉलें आपको दिया था, तो समझ में आ रहा है, उसके बाद जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना कि मैंने क्या दिया था। लेकिन अगर हम बोले कि 3 मिस कॉल्स दिए थे तो अधिकतर आइडिया लग जाए। देखिए इधर, तो सर पूंजी खाते में छूट, भारत में विदेशी रुपया लाने ले जाने पर बहुत ज्यादा पाबंदी ना हो ताकि अर्थतंत्र की बढ़ोतरी मिल सके। ध्यान से समझिएगा। एक पहला कंडीशंस कि भैया कीप कैपिटल अकाउंट ओपन और रिलैक्स कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी टू बूस्ट इकोनॉमी। आप इकोनॉमी इतना सख्त, मतलब इतना सख्त मत कर दो कि ले जाने में, ले आने में या किसी को आने में। जैसे आज से पहले 1991 तक कोई भी कंट्री जब बोलता था कि हमको इंडिया में व्यापार करना है तो इंडिया डरा हुआ था, सहमा हुआ था। क्यों? इसलिए डरा सहमा हुआ था क्योंकि उसको डर इस बात का था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी वैसा ही आया था और आकर गुलाम किया, तो हमको उतना ताकत आया नहीं था कि हम अलाउ करें। लेकिन धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद जैसे आईएएस बनने में क्या होता है, शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको धीरे धीरे पढ़ते समझ में आने लगता है, और एक पॉइंट आता है जहां पे आपको लगता है कि यस अब मैं तोड़ दूंगा। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। सिमिलरली हमारे देश में 1991 तक लगभग कोई एफडीआई नहीं हुआ, कोई कंट्री का कंपनी भी नहीं आया, और आज इतना ज्यादा आया है कि फेसबुक, गूगल से लेकर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां सब इंडिया में। तो क्या चेंजेस क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि हमने अपने इकोनॉमी को सख्त ज्यादा किया कि थोड़ा फ्लेक्सिबल किया। हमने बोला कि ठीक है तू आ, हम उस पर कंट्रोल जरूर करेंगे, लेकिन तू आ और यहाँ पे इन्वेस्ट कर ताकि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़े, क्योंकि सिचुएशन का डिमांड अब कह रहा था कि नहीं अलाउ करेंगे तो बर्बाद होंगे। तो पहला चीज कि हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कीप एक्सचेंज रेट स्टेबल, विदेशी मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखा जाए। मतलब अब डॉलर का वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ता घटता रहे तो कोई आदमी फिर नहीं आएगा। अचानक से डॉलर का वैल्यू 5 रुपया अचानक से चल गया 75 रुपया, तो ये भी जो है नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कीप मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट। ये मॉनेटरी पॉलिसी में पहले भी बढ़ा चुका हूं आपको। तो मौद्रिक नीति स्वतंत्र रूप से चलाई जा सके बिना परवाह किए कि विनिमय दर में विदेशी ताकतों कारकों का क्या अस्थिरताएं हो रही है नहीं हो रही है। अब हिंदी में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, सिंपल सा ध्यान से समझिए कि हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, क्या हो रहा है या कहां महंगाई आ रहा है, घट रहा है, उसको बिना हटाए हुए आपका जो मौद्रिक नीति है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि भैया हमको इस साल इस चीज पे इतना खर्चा करना है, इतना नहीं करना है, फलना ढिकाना। अब आप मुझे बताओ, अचानक से कहीं पे डिमांड किसी चीज का बढ़ गया, जैसे अरे लाइफ में भी तो सिंपल होता है ना। लाइफ में क्या होता है, आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो तक बीच में किसी दोस्त ने बोला एसएससी का भी भर दे। चाहे गार्जियन ही तो बोलते रहते हैं बार बार कि जो तैयारी करते बढ़ो आईएएस के, तो एसएससी का भी भर दो। हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है और बच्चा उस मोहमाया में आ जाता है। इसलिए मैं बार बार एक आप लोग को क्वेश्चन पूछता हूँ कि लाइफ में एक किताब ऐसा बताओ जो कंप्लीट पढ़े हो, और आंसर है नो। थॉरली अपन कभी कोई ये किताब फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़े नहीं। कहने के लिए पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, सेम चीज आईएएस में। अब आईएएस करते करते जाता है और जाते बीच में, तो उसके बाद क्या लगेगा, रेलवे भी भरा हुआ है, एसएससी भी भरा हुआ है, एसआई भी भरा हुआ, सारा दुनिया जहां। जब एसएससी का एग्जाम आया एसएससी की तैयारी शुरू, रेलवे का आया रेलवे की तैयारी शुरू। भाई साहब किसी एक एग्जाम पे तैयारी कर लो, यकीन मानो कोई भी एग्जाम तोड़ लोगे आराम से। स्टैटिक रहो थोड़ा, सारा कमी उसी का है। और कितनी बार हम समझाएं, इसलिए मछली का फोकस ज्यादा है कि इंसान का? मछली का स्टार फिश का कंसंट्रेशन पावर 9 सेकंड है और इंसान का कंसंट्रेशन पावर जो है 8 सेकंड से। और थैंक्स टू रील्स एंड सोशल मीडिया, समझ में आ रहा है, जा रहा है। एक गाना है दिल में मेरे है दर्द डिस्को, फिर तब तक दूसरा आ गया। इतना रील्स देखा कि सर दिमाग का कैपेसिटी फोकस का कम हो गया, इसलिए कभी भी आप टिकते ही नहीं। प्लीज याद रखिएगा। इधर देखिए, तो क्या मुझे बताइए, ये 3 चीज आप चाहें कि एक ही साथ हो जाए, सब कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि देश का ग्रोथ भी हो जाए लेकिन आपका मार्केट में जो है सख्तीपन भी ज्यादा कम ना हो, ज्यादा बढ़ाई नहीं। दूसरा, आप ये भी चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट स्टेबल भी ना हो, मतलब स्टेबल हो और उसके अलावा हमारा सारा कुछ, ऐसा सब कुछ पॉसिबल नहीं। मतलब ये वही बात हो गया कि आईएएस बनने के लिए पार्टी शादी सब अटेंड करते चले गए, सब कुछ एकदम कुछ छोड़े ही नहीं, और उसके बाद आईएएस का रिजल्ट भी आ जाए, नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली दिमाग में क्या रखना है, ये 3 चीज। तो मैं आपसे चाहूंगा 3 चीज बस एक लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूं, जैसे एकदम ठेठ भाषा में, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं, एकदम ठेठ भाषा में रखना, क्योंकि मेंस में लिख ही लोगे। तो पहला पॉइंट है, सबसे फर्स्ट लिखना, एक चीज बस याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा, द इकोनॉमी शुड बी, तेज में हाथ बढ़ाना, द इकोनॉमी शुड बी नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। द इकोनॉमी शुड बी नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, पहला पॉइंट। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सख्तीपन नहीं होना चाहिए। दूसरा, the conversion of rupee
और डॉलर शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल। खेड बात समझ रखना, बस स्टेबल होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज कीप योर मॉनेटरी पॉलिसी, कीप योर मॉनेटरी पॉलिसी एज पर प्लान, एज पर प्लान। मतलब ये नहीं हुआ कि आप बना लिए कि हम इतना खर्चा करेंगे और अचानक से लगा क्या कि देखिए आज नहीं होता है, जैसे क्या करते हैं बहुत, देखते हैं कि चलो हम पैसा इन्वेस्ट करें रिलायंस पे, तब तक अचानक से मार्केट में अफवाह आ गया कि नमक जो है बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है, जो जहां है नमक का बोरी खरीद के अपने स्कॉर्पियो में गाड़ी में रखना शुरू कर दिया, ना कुछ कॉमन सेंस लगाया ना सोचा, जो बोल दिया मान लिया। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि जो प्लान बनाया है देश उस पर स्ट्रिक्ट रहे। आप जो प्लान बनाए कि मेरे को 3 महीने में लक्ष्मीकांत खत्म करना है, 2 महीने में एनसीईआरटी खत्म करना है, 2 महीने में क्वेश्चन बैंक बनाना है, उस पर स्टिक रहो ना। किसी तीसरे ने अगर बम फोड़ दिया, भाई तू नहीं बनाया एससी वर्मा, नहीं होगा। अब जब मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर था, अलग अलग बुक लेके आया, रश्मि खेल्डे लेके आ जाता था, कोई लेके आया एरोडॉम आ गया फिजिक्स का लेके, नहीं बनाया। सेम सीडीएस में हुआ, सीडीएस का पेपर देने एसएसबी में जाकर सब अलग अलग बोले तू ये नहीं पढ़ा, नहीं होगा। मैं एसएससी बेंगलोर में गया, आराम से हो गया। स्टैटिक रहो, बदलो मत कि हम ये कर रहे हैं, कोई और ने आकर बोल दिया। और जैसे कुछ हरामखोर ऐसे होते हैं जो जानबूझकर कुछ नया किताब आपके सामने ले आएंगे और वो आपको जो है इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देंगे। इसलिए आईएएस में सबसे बड़ा चैलेंज है ये वाला, ये कि आंख जो है और अपना जो है पूरा लिमिटेड चीजों पर रखो, उसको रिविजाइज ज्यादा करो। यहाँ पे इतना सारा किताब है कि कुछ पूछो मत। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जब पेपर देने जाओगे उस समय आप बहुत लकी हैं कि आप अगर अकेले रह पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो जिस समय आईआईटी का पेपर दे रहा था, इतने सारे कंफ्यूजन, इतने सारे सोर्सेस की पागल हो जाएगा। इसीलिए एचसी वर्मा बनाइए, काम आसान हो जाएगा। तो पहला चीज है कि जब हम ट्राइलेमा की बात करते हैं तो 3 थ्योरी दिमाग में रखिएगा, इसके अलावा काम का नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद एक और थ्योरी है, उसको थोड़ा दिमाग में रखिए। तो पहला चीज, ट्राइलेमा में एक नाम है, और नाम क्या था? मंडल फ्लेमिंग ट्राइलेमा। मेरी बात समझ में आ रही है? और मंडल फ्लेमिंग ट्राइलेमा जो है यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 थिंग्स कांट बी एक्कम्प्लिश्ड टुगेदर। 3 चीज एक साथ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो है इनके हाथ देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे हाथ हैं। अच्छा, ये ऐसा कोई भगवान का भी मूर्ति होता है? कौन माता है? दुर्गा जी का जो होता है स्पेशली उस तरीके का होता है। तो लॉजिक है कि सर वो अलग बात है कि दुर्गा जी वो काम कर सकती है कि एक हाथ से कटार, एक हाथ से कुछ और, एक हाथ से बंदूक, एक हाथ से कुछ और, वो चल सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब वो पॉसिबल है, वो भगवान लोग, भाई अपन भगवान लोग है नहीं। समझ में आ रहा? सहस्त्र हाथ, सहस्त्र बाहुबली, तो जो है 1000 बाजू वाले, तो भगवान लोग के पास पॉसिबल है, अपने पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नीचे आइए। तो पहला चीज है, सबसे पहले ये जो मैं बोलूं इसमें ध्यान से क्या समझिएगा कि तीनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ साथ साथ चलता रहे। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे एक फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, दूसरा नंबर पे ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ ठीक रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं। बस इसके अलावा बाकी काम का चीज दिमाग में आपको नहीं रखना है, इसके अलावा जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991। फिर डालिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991, ये डालिएगा क्योंकि मेंस का बहुत हॉट टॉपिक है ये। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो कुछ इसमें आपको बहुत बेहतरीन चीज समझ में आने वाला है। चाहता हूं 30 सेकंड जरा पढ़िए, नेहरू जी का भी इसमें है जिक्र। पढ़ लिए क्या? अब उस समय सिंपल याद रखिएगा कि उस समय क्या, आप मुझे बताइए कि एफडीआई और एफपीआई उस समय तक बहुत ज्यादा आता था या नहीं आता था? नहीं आता था, क्योंकि हम बोले डरे हुए थे हम, और जब डरे हुए थे तो कुछ हम लोग इलाव ही नहीं करते थे किसी कंपनी को, तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह था, कहीं से भी उसमें बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। उसी का ये बात है क्राइसिस का कि 1991 तक क्राइसिस हुआ, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस में आ गए, उसी चीज का जिक्र है। दूसरा है डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है कि भैया, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बराबर और बैलेंस हो चारों ओर से। डिसइक्विलिब्रियम होता है कुछ चीज बढ़ गया, कुछ चीज घट गया, तो पूरा जो है मामला बेकार हो गया। तो थोड़ा उसको दिमाग में रख लेना है।
तो डिसइक्विलिब्रियम बहुत सारे तरीके से हो सकता है। आप मुझे बताओ, कोरोना आया, क्या डिसइक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोरोना आया, मान लो जो हमारा नीति चल रहा था, आराम से चल रहा था, अचानक से कोरोना आया, पूरा नीति उधर इधर उधर कर दिया, तो सर उससे क्या हो गया? हमारा पूरा इक्विलिब्रियम बराबर मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब आप मान लीजिए आराम से पढ़ रहे थे, अचानक से आपके घर में भूकंप आया, मामला गड़बड़ हो गया। क्या मेरे पास समझ में? सोचिए 10 मंजिला पे थे, भूकंप आया, सीधे 1 मंजिला पे पहुंच गया, सीढ़ी से नहीं डायरेक्ट आ गया। तो लॉजिक क्या है कि आपका इक्विलिब्रियम हिल गया कि डिसइक्विलिब्रियम हो गया? डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो सिमिलरली इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, अलग अलग आपदा के कारण हो जाता है, कभी कभी कुछ पॉलिसी के कारण, कभी कभी कुछ पॉलिटिक्स के कारण। अब जैसे करप्शन हो गया, या जैसे विजय माल्या ने घोटाला कर दिया, ये भी तो डिसइक्विलिब्रियम का हिस्सा है कि पैसा अचानक से लेके गायब हो गया, पूरे लोग का डिसइक्विलिब्रियम जो है हिल गया। तो इस तरह के 3-4 प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया अचानक, या सेकुलर और लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या बहुत सारे स्ट्रक्चरल है। फिर नीचे है साइक्लिकल। साइक्लिकल क्या है? वही वाला, मान लो व्हेन टू कंट्रीज जो है मे बी पासिंग थ्रू द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बूम या स्लो डाउन, तेजी और मंदी का चक्कर हो गया, कहीं महंगाई बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया, घट गया, उस कारण बहुत सारा होता है। क्या समझ में आ रहा है? बस, बाकी सब आसान आसान टॉपिक है। उसके बाद है फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये फॉरेन करेंसी एसेट्स और ये जो है आपको बस दिमाग में रखना है ऊपर में, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है विच इज इंक्लूडेड इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एसडीआर और वो जाकर पढ़ेंगे पहले आगे, तब उसको समझ में आएगा। ये 3 टेबल मैं चाहता हूं ध्यान से देखें, मतलब ये टेबल के अंदर 3 पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा। तो समझ आया क्या? आसान है। अगर इस तीनों को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, जब रिजर्व बैंक की जो है फॉरेक्स संपत्तियों का बाजार मूल्य बढ़ जाए, एक उसका है वैल्यूएशन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, इसका क्या है, फॉरेक्स मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। जो मान लो फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल है, उसको आपने रख लिया, जैसे आरबीआई मान लो डॉलर अपने पास बहुत सारा रख लिए, ध्यान से समझ रहे हैं। अब डॉलर बहुत ज्यादा अगर आ गया है, अब अचानक से डॉलर का वैल्यू मार्केट में बढ़ गया, तो आरबीआई क्या चाहिए? डॉलर बेच देते हैं ताकि वैल्यूएशन जो और ज्यादा है। मैं तुझे सेम चीज है कि अगर इस तरीके के जो चीज होए, तो पहला चीज है कौन कौन सा फैक्टर? तो पहला फैक्टर है कि बीओपी एकोमोडेटिक ट्रांजेक्शन। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को एकोमोडेट कर रहे हो ट्रांजेक्शन से, कैसे कैसे ध्यान से समझो। जैसे इन सिचुएशन व्हेन आरबीआई हैज टू बाय डॉलर, आरबीआई को डॉलर क्यों चाहिए था? ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर दे? जीरो कर दे। तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो करना था। व्हेन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आर सरप्लस, तब ये काम जो पॉसिबल, उसमें फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इधर आना, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही है? डॉलर बाई कर रही है, तो डॉलर अपने पास रख रही है। जब डॉलर अपने पास रखेगी तो उसका फॉरेक्स बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बढ़ेगा। फॉरेक्स क्या समझ रहे हो? फॉरेक्स मतलब क्या है? जो फॉरेन, जो आपका फॉरेन से जो पैसा बचे, तो फॉरेन करेंसी जो आपके पास आया है वो आपके पास है, अब आपने डॉलर और खरीद लिया, तो फॉरेक्स बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। दूसरा प्रोसेस, फॉरेक्स गोज डाउन। कब डाउन हो सकता है? जब आरबीआई क्या करे? डॉलर को क्या करे? बेच दे। तो आरबीआई हैज टू सेल डॉलर्स टू गेट नेट पेमेंट ऑफ जीरो, देन इट इज कॉल्ड क्या? फॉरेक्स गोज डाउन। यार हाँ या ना? आपने डॉलर ही बेच दिया, तो फॉरेक्स क्या हो गया? घट गया। तो सिमिलरली दूसरा, अगर आरबीआई इंटरवीन करे कि आरबीआई हैज टू बाय डॉलर्स टू कीप रूपी स्टेबल, तब इसमें भी फॉरेक्स क्या है? बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आरबीआई सेल कर दे डॉलर टू कीप रूपी स्टेबल, रुपया को स्टेबल करने के लिए। जैसे श्रीलंका में एक बहुत बेहतरीन कांड हुआ। श्रीलंका में कांड क्या हुआ? देखिए क्या हुआ कि डॉलर का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ध्यान से समझिए। यानी कि एक डॉलर का वैल्यू श्रीलंका में लगभग 350-400 के पार चला गया था श्रीलंकन करेंसी का। आप मुझे बताइए, श्रीलंका का वैल्यू कम हो रहा है कि घट, मतलब कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट परेशान हो गई कि इस तरह से हम राजनीति में हार जाएंगे, क्योंकि अचानक से लोग को लगे कि एक डॉलर का वैल्यू इतना ज्यादा चल गया, हमारा पैसा इतना नीचे आ गया है। अच्छा एक बात पहले बताओ, एक डॉलर में 350 रुपया अगर मिल रहा है, तो ज्यादा दमदार कौन है, डॉलर की रुपया? ये तो समझ पा रहे हो ना? इतना ना सोच रहे हो कि एक डॉलर बा हमारा 350 रुपया बा, मतलब 350 की जगह पे $1 दे दिए तो वैल्यू ज्यादा हो गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या बोला? चाहे जो हो जाए,
$1 का वैल्यू तो सर 200 श्रीलंकन ही रहेगा। फिक्स कर दिया भाई ने कि मार्केट में कितना भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन श्रीलंका में $1 का वैल्यू कितना होगा? 200। अब आप मुझे बताना, इससे क्या ये बहुत लंबा समय तक चल पाएगा क्या? नहीं। मार्केट में जब ऊपर नीचे होगा तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर तो परेशान हो ही जाएंगे भाई कि भाई हमारा $1 का वैल्यू 350 है, मैं तुमको वहां भेज रहा हूं, तुम मुझे पैसा दे, और वो आपको 350 के जगह कितना दे रहा है? 200, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या बोला है? 200 ही देना है, और आप क्या बोल रहे हो? मार्केट में चल रहा है कितना? 350। अरे हाँ है ना। श्रीलंका में क्राइसिस के जाने के पीछे एक और कारण ये भी था, क्योंकि उसने क्या किया? स्टैटिक कर दिया। बस 15 मिनट रुको, आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है? मुझे भी थोड़ा सा जाना है। नेक्स्ट उसके बाद आना। तो सर सबसे पहले याद रखिएगा कि फॉरेक्स कब बढ़ता है और कब घटता है। तो सिंपल सिचुएशन याद रखिए, फॉरेक्स बढ़ेगा कब? जब आरबीआई अपने पास डॉलर रखेगी तब बढ़ेगा, कि डॉलर बेच देगी तब बढ़ेगा? रखेगी तब। और डॉलर तभी रखेगी जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करना चाहता है और उसके बदले रुपया देकर डॉलर खरीद रहा है। समझ में आ रहा है? अब जरा नीचे आइए। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप मुझे बताइए, फॉरेन एक्सचेंज को अगर उसमें रिजर्व रखे उसका क्या क्या फायदा है? पहला चीज कि सर टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। आप अचानक से बहुत ज्यादा, इधर ध्यान से देखो, डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग एकदम पगला गए, जैसे बिटकॉइन में लोग पगला जाते हैं, तो समय अचानक से क्या होगा? आरबीआई बोलेगी रोक, सारा बिटकॉइन खरीद के हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसने सारा डॉलर खरीद के रख लिया, डॉलर आए नहीं, फिर उस तरह से मामला जो है शांत हो गया। दूसरा, एक्सटर्नल शॉक से बचने के लिए, मान लो झटकों से भारतीय अर्थतंत्र को संभालने के लिए हमारे पास डॉलर होना चाहिए। अब अमेरिका कभी कभी कांड कर देता है। कांड क्या करता है? ध्यान से समझिए। वो बोलता क्या है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट एफपीआई वाला किया हुआ है, एफपीआई समझ में आ रहा है? वो सीधा बोलेगा कि तू सब का सब बाहर निकल, यानी कि सब के सब इंडिया से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेगा। एग्जाम्पल से समझो, तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट अगर हटा दिया तो क्या करेगा? अपना माल बेच के जाएगा, यानी कि अपना माल लो रखा है वो रुपया में बेच के जाएगा कि $1 में हमको 2000 ही दो, हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब जैसे ये जाएगा, अब अचानक से डॉलर का डिमांड काफी बढ़ जाएगा। ध्यान से समझना, अब डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, पर डॉलर का डिमांड बढ़ते बढ़ते अचानक से बहुत सारे लोग डॉलर खरीदना चाहेंगे। अब डॉलर खरीदना चाहेंगे, मार्केट में फिर जो है इनस्टेबिलिटी का सिचुएशन होगा। उस समय आरबीआई क्या करेगी? ठीक है, उसके पास जो डॉलर बचा हुआ है वो डॉलर जो है धीरे धीरे मार्केट में इंपोज कर देगी। ठीक है, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। तो लॉजिक क्या है? कभी कभी जब डॉलर का वैल्यूएशन बढ़ता है या घटता है तो उससे सबसे ज्यादा असर किससे पड़ेगा? एक्सपोर्ट पे। और अमेरिका जान उसके क्या करता है, डॉलर का वैल्यू क्या करता है, इतना ना उस लेवल पे घटा देता है, मतलब उसका वैल्यू, कि आप जो एक्सपोर्ट करने वाले हो ज्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं होता है, और जिस कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए, अब उससे क्या होगा? जो लोग व्यापार, मान लो ना इधर कि अगर बहुत ज्यादा वैल्यू भी बढ़ जाए तब भी वहां का व्यापारी लेगा नहीं, वो कहीं सोचेगा कि श्रीलंका में तो मुझे इससे कम में मिल जा रहा है, तो मैं तुम्हारा क्यों लूंगा प्रोडक्ट, मुझे और कहीं पे इतना अफ्रीका में आसान मिले क्यों लूंगा। तो कभी कभी जानबूझ के इस तरीके का कांड किया जाता है। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, सिंपल कि क्या क्या हो सकता है। तो बहुत सारे, जैसे टू हेल्प इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर फॉरेन लोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव और अनअवेलेबल इन सिचुएशन सिमिलर टू पाकिस्तान और श्रीलंका। जब विदेशी स्रोतों से कर्ज ना मिल रहा हो उस समय गवर्नमेंट कर्ज दे देती है। अरे मान लो पाकिस्तान को अमेरिका मना कर दिया, नहीं देंगे डॉलर, तो हराम को तुमको दिए, तुम चुकाया नहीं अभी तक। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा? इंडिया बोलेगा ठीक है ले ले, या श्रीलंका को दे देगा कि श्रीलंका तू ले। तो लॉजिक क्या है कि जब जब नहीं होता है तो हम फॉरेक्स इसलिए भी रखते हैं ताकि हम उस फॉरेक्स के वैल्यूएशंस पे दूसरे कंट्री को देखकर प्रॉफिट कमा सकें। बात खत्म। क्लियर है यहां तक? अब जरा इसको बस दिमाग में रखना। बाकी इसके अलावा हाँ, एक उसमें जब पूछेगा कि रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू इंपोर्ट, तो इसमें क्या समझना कि बहुत सारे एक दो टर्म, जैसे आरबीआई एसएसआरओपी कमिटी, उसने बताया था कि लार्ज इनफ होना चाहिए फॉर 6 मंथ रिपोर्ट, 6 महीने के आयात का खर्चा उठा सके उतना फॉरेक्स भंडार आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आप बहुत सारा कुछ बाहर से, भैया देखो देश में क्राइसिस आ गया, आपके घर में क्राइसिस आ गया, तो आपके पास कुछ बचा हुआ पैसा होना चाहिए कि कम से कम आप दूसरों को देकर उतना 6 महीने तक घर का खर्च उठा लो। और आप शार्क टैंक इंडिया या बिजनेस देखते हैं, उसमें क्या बोलता है कि जब तुम बिजनेस करो तो कम से कम अपने परिवार का बेसिक नीड तो उतना रख लो कि तुम्हारे बिजनेस में अगर बहुत नुकसान भी हो तो 6 महीना तक कम से कम तुम अपना बेसिक उचित खाना खा पाओ और बच्चे के एजुकेशन, और इतना पैसा रख लिया करो ताकि 6 महीने तक दिक्कत नहीं हो, तभी तो तुम रिस्क लोगे, नहीं तो पूरा चीजें दांव पे लगा दोगे। तो ये उनका कहना है। दूसरा, रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेब्ट, कर्जे की बातें की गई है। जैसे इसमें एक और कमेटी का उसमें वो शुड बी लार्ज इनफ टू कवर शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट, मतलब लघु अवधि के विदेशी ऋण चुका सके उतना भंडार होना चाहिए। मतलब जो आप ब्याज चुका रहे हैं उसमें कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि एटलीस्ट आप उसको चुकाते रहें। अब आप सोचो ना, ईएमआई अगर आप नहीं चुका रहे हो 6 महीना तक, तो उसके बाद भैया आपको पता है एनपीए घोषित हो जाएगा। अरे हाँ ना, पढ़ाया था ना, एनपीए का फुल फॉर्म क्या था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो सर उसके बाद आपका फिर घर बिक्री हो जाएगा, फिर उसके बाद आप पे नोटिस आ जाएगा, फलना डिगाना क्या हो जाएगा। तो लॉजिक है, तो ध्यान से समझना है
कि भैया उतना नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ है, बस इतना याद रखिएगा कि सरकार कहती है कि 6 महीने तक कम से कम उतना आपके पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन सीएपीएफ 2023 में पूछ दिया, क्या पूछा? एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री इज कैप्चर्ड बाय व्हिच इंडिकेटर। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपकी कंट्री में है वो कौन से उसको इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करता है? तो पहला है रिजर्व्स टू इंपोर्ट रेशियो, दूसरा रिजर्व टू एक्सटर्नल डेब्ट रेशियो, तीसरा है रिजर्व टू जीडीपी रेशियो। दिख पा रहे हैं? अरे अभी तो पढ़े। और चौथा है रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बाकी इधर ऊपर में देखिएगा तो ये तीनों दिया हुआ है आपके पास। क्या क्या दिया हुआ? सबसे पहला मॉनेटरी एग्रीगेट में व्हाट इज द आइडियल नंबर बताया नहीं गया है, यहां देखना। पहला है क्या? रेशियो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंपोर्ट, दूसरा फॉरेक्स, दूसरा है रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट, तीसरा है रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, और चौथा नीचे वो है आपका रेशियो ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या है? आइडियल नंबर इसका क्या है? कुछ डिसाइडेड नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा तो इसमें चारों ऑप्शन कहीं है क्या? देखो चारों ऑप्शन है, नहीं होगा कहीं। कुछ समझ में आया? तो पहला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी एग्रीगेट तो होगा नहीं, तो जो मॉनेटरी एग्रीगेट है उसको हटाओ, यानी कि चौथे को काटो। तो चौथे काटोगे तो कहां कहां से निकल जाएगा? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा कौन? 1 और 3। तो लॉजिक कहने का है कि कभी कभी जो आपको आंसर्स आते हैं उस आंसर से डिफरेंट ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना। आपको आता है चारों, आपको लग भी रहा है चारों, लेकिन चारों तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस समय आपको जो परफेक्ट पता है उसके बेसिस पे मारिए। इस क्वेश्चंस को यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में कैंसिल करके सबको नंबर दे दिया था, ध्यान रखिए। लेकिन उसके बावजूद आपको क्या समझना है कि आप कुछ टिक मार गए हो तभी मिलेगा, अगर नहीं मारे हो तो नहीं मिलेगा। ये थोड़ा दिमाग में रखना है आपको। तो लॉजिक क्या है भैया? अपना जितना आता है उस बेसिस पे मार के आइए, बाकी ऑप्शंस के बेसिस पे जो दिया हुआ है उस हिसाब से जो लगता है उसमें सही मार के। ये नहीं कि हाँ यूपीएससी तो दे देगी, बैठी नहीं है। वो भी यूपीएससी पहले के एग्जाम में कुछ सोचता भी नहीं था। अब यूपीएससी पे क्यों प्रेशर आ जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारे एक ही बार वायरल हो जाता है कि ये क्वेश्चन तो गलत था, ऐसे दे दिया वैसे दे दिया। तो यूपीएससी इसलिए थोड़ा सा, यूपीएससी है अहंकारी संस्था, दिमाग में रहिएगा। यूपीएससी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इसको चैलेंज करे, इसीलिए वो अभी के समय में थोड़ा इसलिए लाइटली लेती है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, भड़काऊ भाषण के कारण कांड हो जाएगा, इसलिए वो एक दो क्वेश्चन को सही बनाकर नंबर दे देती है। पहले तो लोग मतलब रोते रह जाता था, जाकर यूपीएससी का शीशा भी तोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यूपीएससी क्या है? अहंकारी संस्था है, उसको ज्यादा सिखाने की कोशिश करने पे वो बहुत अलग लेवल पे कांड करता है। तो सर नेगेटिव जब, अच्छा आप मुझे बताओ, बहुत ज्यादा अगर आप रिजर्व भी कर लिए तो भी आपके लिए घाटा है। अगर आप डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा रिजर्व कर लो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो देखिए जरा क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला पढ़िए जरा, 30 सेकंड, आसान है ये, पढ़ लीजिए इसको। इफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा अगर आपने कर लिया तो भाई सबसे पहले तो आयात महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट जो आप करोगे वो भी महंगा हो जाएगा। कैसे? तो ये इफ लार्ज फॉरेक्स रिजर्व इज बिल्ट थ्रू एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन, डेलिबरेट वीकनिंग ऑफ लोकल करेंसी, चाइना देन वीक करेंसी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इन क्रूड ऑयल। फॉरेक्स भंडार को बढ़ाने के लिए यदि केंद्रीय बैंक जानबूझकर स्थानीय मुद्रा को कमजोर करती है तो इससे आयात क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्योंकि भाई आपने फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स बहुत ज्यादा अपने पास रख लिया तो आपका जो लोकल करेंसी था उसका वैल्यू ही कम हो गया। अब जब लोकल का वैल्यू कम हो गया, ध्यान से समझोगे, तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, तो इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा, इसलिए वो चीज होता है। दूसरा, द एक्सेस मनी दस लॉक्ड इनटू फॉरेक्स रिजर्व नॉट अवेलेबल फॉर अदर एक्टिविटीज। अगर सारा पैसा आपने रख लिया तो हेल्थ पे क्या खर्चा करोगे? भाई सब पैसा, कुछ गांव में भी लोग होते हैं, मतलब गांव में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, कुछ बाप ऐसे होते हैं जो पैसा एक टन का खर्चा नहीं करते। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक बार दिया था, कुछ दादाजी लोग होते हैं जो पेंशन का पैसा जिनको मिलता है तो खर्चा करते हैं। अब कुछ दादाजी ऐसे सोनू किस्म होते हैं उनको कितना भी प्यार दे दोगे वो चॉकलेट तक नहीं खिलाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? जैसे ही आप देखो प्यार प्यार मीठा मीठा बात करेंगे, लेकिन जैसे आप उनसे पैसा मांगे कहेगा दो रोने, आप समझ पा रहे हो, भाग जाके अपना बाप से मांग। तो लॉजिक क्या होता है? कुछ वैसे भी होते हैं। तो वही है कि अगर बहुत ज्यादा हम रिजर्व कर लिए, बहुत ज्यादा रिजर्व करने से नुकसान नहीं हुआ कि हम दूसरा जगह पे खर्चा नहीं कर पाएंगे। और अगर याद, इसलिए मैं बोलता हूँ बार कि कोई बाप अगर अपने बेटे को नहीं पढ़ा रहे और उसके लिए खाली पैसा बचा के रख रहा है तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप उसके एजुकेशन पे कर दीजिएगा तो खुद पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अब कुछ बाप लोग का अलग कॉन्सेप्ट होता है कि बेटा बेटी को पढ़ाई नहीं करता है, बहुत किसी के बोलने पर तब पढ़ाने के लिए भेजेगा, भेजने तो बोलेगा बेटी पढ़ के क्या करी, शादी कर दोगे, वो ऐसा ही बोलता है, एकदम फालतू बात। समझ में आ रहा है? बेटे को बोलेगा पढ़ के क्या करे, नहीं घासा ही गड़े के बाद चलो गाँव के खेत में कटिए खेत। आप समझ पा रहे? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि उनको पैसा बचाना होता है, 1 रुपया देना ही नहीं चाहते हैं, भाई रखे हुए हैं पैसा लेकिन देंगे नहीं।
समझ में आ रहा है? हाँ, शादी के लिए जैसे ही बोलोगे शादी के लिए पैसा आ जाएगा उनके पास, हाँ शादी कर गले से निपटाओ, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं देंगे। इस तरीके के जो लोग होते हैं फिर कहीं और खर्चा ही नहीं कर पाएंगे तो डेवलपमेंट कहां से होगा। इसीलिए रिस्क है तो रिस्क है, बात खत्म। तो सर यहाँ पे जो है वह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी ये सब पे क्या है उपलब्धि नहीं रहेगा, सारा पैसा अपने पास रखें। और अपने पास पैसा लेके इसीलिए गांव में लोग कहता है कहाँ लेके जाइए बका साथ है नहीं, कुछ लोग होता है इतना ना कंजूस होता है कि उसको बोलेगा सब ले के जाके बका, चलो ना मर्द कम से कम पान खिला दो, इस तरीके का भी लोग उसमें बोलते हैं। अब वो आदमी खिला भी नहीं रहा है, पैसा कब रखा हुआ है और साइकिल कहाँ टांग रहा है छाजा पर, आप समझ पा रहे हैं। तो उस टाइप का आदमी को गांव में अलग लोग कहा जाते हैं, पूरा उजाता लादिए के ले जाए बताऊं, समझ में आ रहा है। अब वो सब जो है इतना कहने के बावजूद भी वो सुधरता नहीं है, उसका आदत वैसा बन गया है। खैर वीक करेंसी में आते हैं नॉन ट्रेडेबल सेक्टर निगलेक्टेड। मैं लास्ट एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिएगा करंट करेंसी एक्सचेंज रेट, लास्ट टॉपिक है आज के लिए। ये आसान टॉपिक है काफी, आप पढ़ लो, इसलिए थोड़ा मजे मजे में अगर हो जाए तो समझ में आ जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करेंसी एक्सचेंज रेशियो रेट, देख लिए 30 सेकंड दे रहा हूं, डायग्राम को देखो, समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो समझ लेना, समझा देंगे। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूं। कुछ समझ आया क्या? समझ आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। एक बात जैसे बता रहे हैं वैसे ही समझ लेना, उसके बाद पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है वो, पूरा A to Z, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ रुपया 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ठीक है। अब इसको इमेजिन करना जरा, यहाँ पे रुपये डंबल उठा रहा है, मतलब रुपया जो ध्यान रखना, रुपी गेटिंग वीकर, क्योंकि हाथ इसका देखो कितना पतला है, उसके बाद डंबल उठा रहा है, आप समझ पा रहे हैं। तो रुपया जो है ये बहुत इसके लिए कठिनाई हो गया। डॉलर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो भाई ने देखो डंबल अपने ऊपर तक उठा लिया है, मेरी बात समझ में आई? ये अभी उठा नहीं पा रहा है, कमजोर हो गया बेचारा, समझ में आ रहा है, क्योंकि रुपया जो है डंबल पर उठा रहा है, क्योंकि रुपये खाया पिया नहीं है, समझ में आ रहा है। तो रुपया हो गया कुपोषण का शिकार, आप जरा ध्यान से देखिए। तो सर सबसे पहला चीज, अगर एक सिचुएशन है डॉलर गेटिंग वीकर, एक है रुपी गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगर डॉलर जब कमजोर होगा तो जाहिर से बात है ऑटोमेटिक पैसा क्या हो गया रहेगा, स्ट्रांग हो गया रहेगा। और अगर पैसा स्ट्रांग है तो डॉलर, मतलब आप ये तो कॉमन सेंस समझ ही रहे हो कि एक अगर कमजोर हुआ तो दूसरा स्ट्रांग हुआ होगा, क्लियर है। जिसको समझने के लिए आते हैं इस भाई पे, इंडियन एक्सपोर्टर पे आते हैं। अब इंडियन एक्सपोर्टर का बात समझना, अगर प्लीज इधर समझना, अगर रुपया जो है यहां देखो स्ट्रॉन्गर हो गया, यहाँ पे 40 था, 40 से फिर 60, फिर 60 से 80 हो गया। रुक जाओ, इसको और आसान थोड़ा सा करते हैं, सिर्फ इस टेबल को समझो। वीकर रुपी मतलब पैसा कमजोर है, तो इसका मतलब डॉलर क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो किसी एक टॉपिक पे समझना, हम अभी ये बोल रहे हैं, एक ही फ्लो में बोल रहा हूं। पहला, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है, डॉलर क्या हो गया है, स्ट्रांग। तो डॉलर स्ट्रांग मतलब डॉलर का पहले वैल्यू 60 था, कितना हो गया है, 80। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक्सपोर्टर के लिए खुशी का स्माइली रहेगा कि सैड स्माइली रहेगा, खुशी का स्माइली, क्योंकि डॉलर का वैल्यू अब हो गया है ज्यादा, तो यहां से एक्सपोर्ट करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा। अरे हाँ या ना। तो एक जब खुशी का स्माइली, तो इंपोर्टर के लिए क्या होगा, दुखी का स्माइली, तो बोला ना। तो ये हो गया, तो मेरे को आयात करते वक्त ज्यादा जत्थे में पैसा देना होगा। क्या समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दोनों में मत कनेक्ट करना, बस एक को कनेक्ट करना। मैं एक एग्जांपल से दे दे रहा हूँ। हाँ इंडिया, हाँ मतलब जैसे इसको ऐसे समझना है, ध्यान से देखो, ऐसे समझना। एक डॉलर में, इधर ऐसे समझो, एक डॉलर बराबर मान लो मैंने बोला 40 रुपया, ठीक। और यही चीज मैं बोल रहा हूं,
$1 में कोई आदमी 200 किलो सामान खरीद सकता है, कुछ भी, चाय पत्ती ले। $1 में कितना खरीद सकता है? 200 केजी। ठीक। अब दूसरा इसको समझना, अब डॉलर का वैल्यू हो गया, बढ़ गया, तो अब हो गया 60 रुपया। ठीक है, तो अब 60 रुपया हो गया, तो $1 में कितना? 200 केजी खरीद रहा था, यानी कि रुपये पे समझोगे तो 40 रुपए में कितना मिला था? 200 केजी। लेकिन अब उसको 60 रुपया देना पड़ेगा 200 केजी खरीदने के लिए। अरे हाँ है ना, जैसे बोलो ना, तो सर अब उसको 60, पहले मात्र 40 रुपए में ही 200 केजी सामान मिल जा रहा था, लेकिन अब उसको 60 रुपए में 200 केजी सामान मिल रहा है। तो कोई आदमी यहां से खरीदना तो नहीं चाहेगा, वो सोचेगा कि फिर हम किसी और देश में खरीदने जा रहे हैं जहां पे हमको मात्र 40 रुपए में ही मिल जाए। जब तुम यहां से इंडिया में 60 रुपए में तुम हमको 200 केजी दोगे चाय पत्ती, उससे बेहतर है कि कहीं और से खरीद ले, हमको 40 रुपए में 2 केजी मिल जाए। अरे यस और नो? तो कैसे समझना है? उसके वैल्यूएशन पे समझना है कि हमको कितना सामान मिल रहा है। कुछ बुझा रहा है? इधर देखो, तो $1 अब महंगा हो गया, तो डॉलर महंगा हो गया, तो एक्सपोर्टर जब ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा यहां से सामान को, तो दो चीज होगा। पहला चीज कि जो यहां से खरीदा उसके बदले जो उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो उसको पैसा और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि अब उस पैसे से वो ज्यादा अमाउंट में खरीद सकता है चीजों को। लेकिन इंपोर्टर के लिए क्या हो गया? नुकसान। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर देखो ना, मंगवाया बाहर से अगर सामान, क्या मेरे पास समझ, बाहर से मंगवाया तो पहले उसको 40 रुपए में उतना मिलता, लेकिन अब उसको कितना देना पड़ेगा? 60 रुपया। अरे हाँ है ना? तो इसीलिए ईमानदारी से होना, समझ आ रहा है? ये बस एक को बस एक पे समझना, तो बस एक समझ जाओगे ना, कर देना, हो गया। यानी कि पैसा स्ट्रांग, सॉरी डॉलर स्ट्रांग, तो एक्सपोर्टर की हैप्पी स्माइली, खुश। बस ये याद रखो। जब पैसा उसके बाद हो गया अगर कमजोर, ध्यान समझो, यानी कि सॉरी पैसा स्ट्रांग हो गया, अब पैसा स्ट्रांग हो गया मतलब $1 का वैल्यू कम हो गया, 40 हो गया, तो अब इसको एक्सपोर्ट करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको निर्यात करते वक्त ज्यादा मतलब उसको क्या है, पैसे उसको जो है मिलेगा। दूसरा, इधर इसके लिए इंपोर्टर के लिए हैप्पी स्माइली हो गया। हैप्पी स्माइली क्यों हो गया? क्योंकि मान लो अगर ये बाहर से मंगा रहा है कुछ सामान, तो अब इसको मात्र उतना ही 40 रुपए देना पड़ेगा, जो पहले ये 60 रुपए देता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए एक याद रखो, बस इसी में उसका काम हो जाएगा। मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ, ईमानदारी से हाथ खड़े करना किसको तो समझ आ गया। लास्ट टॉपिक बस सिंपल याद रखना है, स्ट्रॉन्गर डॉलर एक्सपोर्टर के लिए खुशी, जब स्ट्रॉन्गर रुपया स्टोर के लिए दुखी। बाकी ऑल्टरनेट कर लेना, जब एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पूछता है, तो बस यही खाली बना लेना इसे, एक याद रखना, दूसरे को ऑल्टरनेट कर देना, हो गया। उसके बाद अब उसके अलावा बाकी इसमें कुछ भी समझने के लिए नहीं है, जो भी इसमें दिया है वो आप रीड कर दोगे तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक्सचेंज रेट रेजिम थ्योरी, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो इसको इसी में सुधार लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक नाम सुनोगे महाभारत में, कौन है ये बताना? हाँ सही बोला, धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र जो बचपन से ही अंधा था, अरे उसको श्राप मिल गया था। महाभारत देखो ना, नहीं देखो तो पढ़े होगे, पढ़े नहीं होगे तो हम बता देते हैं। तो धृतराष्ट्र बेचारा था वो, इसलिए इनकी पत्नी बहुत महान थी। विराट पत्नी महान इसलिए थी क्योंकि पत्नी बोली कि जब पति ही अंधा है तो हम जीवन भर हम भी पट्टी बांध के रहेंगे, तो जीवन भर ये पट्टी बांध के रहेंगे। ये अंधी नहीं थी, ये पूरा चकाचक थी, आप समझ में आ रहा है? एकदम टकाटक सब इनको दिखता था। लेकिन पॉइंट क्या है कि उसके बाद इन्होंने भी अपने पट्टी पे जो है अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया कि हम जब पति मेरा अंधा तो मजाक थोड़ी नहीं, हम भी इस तरह से रहेंगे। बेवकूफ थी नहीं, चलिए फिर भी क्या बोले, मतलब भगवान करे ऐसा किसी को मिल जाए तो ठीक है। तो लॉजिक क्या है, यही अंदर है। तो ये जो आदमी क्या बोल रहा है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, बाजार तय करेगा जो करेगा, समझ में? मतलब आप उसमें आप ये डिसाइड नहीं करो कि कोई चीज का प्राइस कितना ज्यादा जाएगा कितना कम जाएगा, समझ में आ रहा है? वो बाजार को तय कर रहे दो कि वैल्यू कैसे जा रहा है कैसे। अरे कुछ चीजों का मूल्य हम तय नहीं करते, कुछ चीजों का मूल्य बाजार के डिमांड और सप्लाई पर तय हो जाता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? जैसे प्याज का मूल्य हम तय नहीं करते, वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे हो जाता है। कैसे? देखो, अब जैसे आप मान लो शादी का फेस्टिवल सीजन है, मतलब शादी का सीजन है, फेस्टिवल का सीजन है, ये सब में क्या होता है, अचानक से शादी के सीजन में क्या होगा, मुर्गा सबसे ज्यादा बर्बाद होगा। सो मुर्गा सबसे ज्यादा कटेगा, मुर्गा का हाल ज्यादा होगा, तो चिकन सबसे ज्यादा कटेगा। अब उसमें काटने के लिए आपको क्या, प्याज चाहिए। अरे हाँ है ना, जब प्याज चाहिए तो प्याज का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हमने और आपने कुछ किया? क्या नहीं कुछ किया, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसका डिमांड जो बढ़ जाता है प्राइस। तो इसीलिए यहाँ पे पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड आप इसको जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा इसमें। धृतराष्ट्र के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? ये एक थ्योरी है, थ्योरी में अलग अलग बताया गया है। थोड़ा समझदार रहती तो ये कुछ और भी कर लेती, लेकिन अब क्या ही करिए, चलिए।
हाँ, काफी स्ट्रांग हो गए थे वो, ठीक है। उनके मन में फिर बाद में लालच समा गया था कि मेरा भाई क्यों राजा बन गया है, ठीक है। तो जबकि इनसे छोटा था, ये बड़े थे, और इनका छोटा भाई राजा बन गया था, क्योंकि उन तीन भाई में थोड़े से काबिल वही छोटा था जो अंधा नहीं था। एक था मतलब, एक तो दिमागे से अपाहिज था, लबलुआ था, एक आंख से था, समझ में आ रहा है, और एक छोटा वाला भाई ठीक ठाक था, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। उसको राजा बना दिया। तो बेचारा खुशी खुशी तो सामने सामने बोल दिया नहीं नहीं भाई तू ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अंत में इनके मन में लालच आ गया कि मैं बड़ा होते हुए भी अगर अंधा नहीं होता तो मैं आज इसका राजा होता। तो ये पत्नी बोली कि ऐसा मलिन भाव सोचा मत करिए। समझ में आ रहा है, इसे बड़ा नेगेटिव थॉट है। तो फिर भी माने नहीं। तो बाद में कुछ दिनों के लिए उनको जानबूझकर भेज दिया गया बाहर जंगल में, छोटे भाई को, कि जाओ, शादी उसका हुआ तो बोला जाओ हनीमून मनाने जाओ। लेकिन हनीमून का बहाना नहीं था, वो बहाना कुछ और था। और उसी में भाई को भी टपकवा दिया उधर ही। समझ में आ रहा है, हालांकि उसका अलग कहानी बताए जाते हैं, लेकिन ये सब मिलके भाई को उल के हनीमून के समय टपकवा दिया। लॉजिक। हाँ, तो ऋषि के वो अलग उसका कहानी है, ऋषि ने श्राप दिया और ये फलना डिगाना, क्योंकि ऋषि लोग भी अलग चीज कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन भाई लोग मिलकर इनका मतलब सत्यानाश कर दिया, और बाद में फिर कुछ दिन के लिए राजा बने, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे। खैर अब उतना उधर नहीं जाएंगे, इधर आते हैं, नहीं तो महाभारत तो पढ़ाना शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स छोड़ के महाभारत चल रहा है, आप समझ में आ रहे, हो गया कांड। चलो 30 सेकंड देख लो जरा। पहला चीज इसमें दिया हुआ, यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से तेजी में समझ लेते हैं। पहला एक शब्द है फिक्स्ड और पिक्ड। फिक्स्ड और पिक्ड का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जैसे श्रीलंका ने बोला कि $1 का वैल्यू तो 200 ही होगा, चाहे मार्केट का वैल्यू कुछ भी हो जाए हमको मतलब, इसको बोलते हैं फिक्स्ड या पिक्ड सिस्टम। पहले यहां तक क्लियर है। दूसरा मैनेज फ्लोट और डटी फ्लोट, प्रबंधित चल या मलिन चल। इसमें क्या है कि सिर्फ आग लगे तभी मैं दखल दूंगा, मतलब मार्केट में अचानक से पैसा बहुत ज्यादा हो गया, किसी ने उछल कूद किया तभी मैं दखल दूंगा। यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं है, मार्केट में कुछ होगा तभी हम करेंगे। तीसरा है फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल, लचीलापन, कि भैया इसमें मार्केट को डिसाइड करने दो, हम डिसाइड नहीं करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा। तो आप बोलोगे सर आग लगने वाले में क्या है? देखो भैया, यहाँ आग लगना और यहाँ नॉर्मल रहना दोनों में फर्क है। आग लगने में क्या हुआ, अचानक से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया या कुछ उछल कूद, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बस मार्केट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसके हिसाब से 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए हो रहा है। क्लियर है? 3 सिस्टम है, फिर से बोल दे रहा हूं, करेंसी एक्सचेंज रेट का। पहला एक है फिक्स कर दिया आपने कि डॉलर का वैल्यू 200 ही होगा, चाहे मार्केट का वैल्यू कुछ भी हो जाए, हमको गया मार्केट तेल देने, हमको कोई मतलब नहीं। दूसरा है कि सिर्फ तभी हम दखल अंदाजी करेंगे जो बहुत ज्यादा कोई चीज इस तरीके का हो गया जिसके कारण बहुत असर पड़ने वाला है। तीसरा मार्केट को डिसाइड करने दो, क्या बोला, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मार्केट जो तय करे तय करे। समझ में आ रहा है? अरे है ना, नीचे आओ। तो पहला है हु डिसाइड द एक्सचेंज रेट, मुद्रा विनिमय दर कौन तय करता है। तो पहला चीज है इस वाले सेस में, इस वाले में सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा उस देश का। सेंट्रल बैंक मतलब है ना कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या बोला था, जैसे हर बैंकों का बाप आरबीआई यहाँ का है, कहीं और का सेंट्रल बैंक कुछ और होगा। तो चाइना बिफोर 2005 उसने ऐसा काम किया था, उसने फिक्स कर दिया था कि हमारे यहाँ डॉलर का वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगा, इतना ही युआन होगा। क्या सुन पा रहे हो? पॉइंट नंबर 2, मार्केट विल डिसाइड, यहाँ पे मार्केट विल डिसाइड बट इफ टू मच वोलेटिलिटी सेंट्रल बैंक विल इंटरफेयर। यहाँ पे भी मार्केट डिसाइड कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा उछल कूद हो रहा है तो सर यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे हम आरबीआई लिखे हैं तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। अरे है ना, क्या जिंदा हो तो डिसाइड करेगा। तीसरा है कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे? मार्केट। जैसे यूएसए में कोई डिसाइड, यूएस में मार्केट डिसाइड करता है कि किस साल किस चीज का डिमांड कैसे है, क्या है, वहां पे कुछ तय नहीं किया जाता है। तो 3 प्रोसेस। दूसरा है ना रुपी स्ट्रेंथ, अगर 60 रुपया से हो गया 40, मतलब ध्यान समझो, $1 का वैल्यू 60 था, अब हो गया 40, इसका मतलब रुपया स्ट्रांग हुआ कि डॉलर स्ट्रांग हुआ? रुपया हुआ। देखो रुपया का बॉडी बन गया। तो अगर रुपये स्ट्रेंथ बढ़ गया तो मुझे बताना जरा क्या असर पड़ेगा इस पे? इसको बोलते हैं इस रीवैल्यूएशन। जब फिक्स था, इधर देखो, श्रीलंका ने $1 का वैल्यू 200 किया, हेलो, तो 200 अगर वैल्यू कर दिया और अचानक से श्रीलंका को पता चला कि मेरा रुपया तो अब ठीक हो रहा है, यानी कि अब मतलब $1 का वैल्यू श्रीलंका में हो गया मान लो 50 रुपया। श्रीलंका खुश, क्योंकि अब उसका वैल्यूएशन क्या हो, बढ़ गया, तो अपना वापस से रिवैल्यूएट करेगा, उसको रिवैल्यूएशन बोलेंगे। जब इसमें हो तो इसको एप्रिसिएशन बोलेंगे, इसको भी एप्रिसिएशन बोलेंगे। अगर रुपया कमजोर हो गया तो डिवैल्यूएशन हो गया, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फिर नीचे चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है। इफ आरबीआई डज नॉट हैव, अगर हम देखें इफ आरबीआई डज नॉट हैव इनफ फॉरेक्स, मान लो आरबीआई के पास इतना पैसा था ही नहीं,
तो उसको रन करने में डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद करेंसी स्पेकुलेशन है। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझना कि इसमें से 3 प्रोसेस मैंने बताया, एक बताया फिक्स, एक बताया मार्केट वोलेटिलिटी, एक बोला कि मार्केट को डिसाइड करने दो, जैसे धृतराज भाई साहब बोलती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा इसके नीचे एक क्वेश्चन है 2015 या 16 का सीडीएस का क्वेश्चन था, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोला है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि बीच वाला कि मार्केट वाला? मार्केट वाला, आना। क्या पूछा है कि द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, अरे कुछ समझ में आया? आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक होगा कि क्या होगा? भैया अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज बोला, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज कौन सा है? फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल। यहां पर सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। अरे कुछ समझ आ रहा है? तो यहाँ पर सिर्फ मार्केट डिसाइड करेगा उसका प्राइस क्या होगा। तो जरा ऑप्शन में देख लो, मार्केट है तो बेटर है, नहीं है तो भी बेटर है। तो लॉजिक क्या है आपको समझना है कि मार्केट विल डिसाइड कि भैया क्या होगा। तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है प्रीडोमिनेटली बाय मार्केट मैकेनिज्म, सो मार्केट विल डिसाइड कि भैया क्या होगा प्राइस। क्लियर है यहां तक? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां जरा ध्यान से देखो, फिक्स्ड और पेग्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड और पेग्ड सिस्टम। यहां देखो, ये आदमी बोल रहा है डॉलर जो है हम दबा के रखेगा लेकिन बेचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इधर डॉलर का वैल्यू चाहता है कि उसके बदले में 350 मिले, लेकिन यहां श्रीलंका ने क्या किया? 200 रुपए फिक्स कर दिया। क्या लिख रहा है? जमीन में गाड़ दूंगा डॉलर, लेकिन 200 भाव पे नहीं बेचूंगा। समझ में आ रहा है? मुझे तो कम से कम 350 चाहिए। अरे नहीं होता है, वो बोलता है कि फोड़ दें, लेकिन चाहिए तो इतने चाहिए ना तना। दूल्हा लो करता है जानबूझ, नहीं कहता दूल्हा वहां से। तो बुरा नहीं मानना, लेकिन ज्यादा जगहों में होता है बहुत ज्यादा। समझ में आए? मैं बताया था एक बार, लेकिन भाई गमछा लेके बैठ जाएगा, अगर नहीं दिया इतना पैसा दूल्हा नहीं जाएगा मड़वा पे। आप समझ पा रहे? नहीं होगा, होगा ही नहीं शादी। भाई साहब मैं दंग रह गया था, वो पढ़ा लिखा आदमी, मेरे दोस्त का शादी था, दूसरा कहीं बोल, मतलब क्लोजेस्ट दोस्त जिसका शादी हुआ और कांड हो गया वो। मतलब भाई साहब वो बैठने, हम बोले कि यार तुम पढ़े लिखो यार, तुम चलो भाई, वरना नहीं पापा को दुख नहीं कर सकता। बोला अच्छा, ये पैसे के मामले में पापा को दुख नहीं कर सकते? आप समझ में आ रहे हैं? बेटा उसके बाद दारू पीने जाते थे तो पापा दुख समय खुश हो जाते थे। हाँ, दारू जाके पी रहा, बियर पी रहा यूपी में जाके, और समझ पा रहे हैं? उसमें पापा खुश हो रहे हैं और अभी पापा जो है दुख हो जा रहे हैं। ये सब जो है ना, खैर आगे नेक्स्ट। तो लॉजिक क्या है? श्रीलंका के अंदर कुछ कांड हुआ, उसको समझिएगा जरा ध्यान से। तो ये बोला कि भैया हमको पैसा मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो श्रीलंका सेंट्रल बैंक ने क्या बोल दिया कि हमको 200 से ज्यादा बढ़ाने। यहां देखो, वी फिक्स $1 इक्वल टू 200 श्रीलंकन रुपी। अभी क्या बोल रहे हैं? गाड़ दूंगा जमीन में, लेकिन 200 रुपए में नहीं बेचूंगा। यहां तक पहले क्लियर है? अब आइए जरा नेक्स्ट। ये जो दिख रहा है आपको ना ब्लैक मार्केट, दिख रहा है? तो जो ब्लैक मार्केट है, यही लोग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पैसा इधर उधर सप्लाई कर देते हैं। जैसे आप जाओगे तो नेपाल में एक जाओगे आप, तो नेपाल का एक जगह होता है जहां पे आप ऑफिशियली ट्रांसफर कर सकते हो, और कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे ब्लैक मनी में लेकर और थोड़ा बहुत दाम ऊपर नीचे कराकर आपको ट्रांसफर करके दे देता है। अरे समझ में, हर जगह होता है भाई, समझ में आए? अब जैसे एक है वेस्टर्न यूनियन, दिख रहा है? वेस्टर्न यूनियन का काम ये है कि ऑथराइज डीलर है, ये रजिस्टर्ड डीलर है, और इसका काम है कि डॉलर को रुपया में या करेंसी में। ये कैसे करता होगा? इसके पास कुछ लोग आते हो कि मेरा डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कर दो, कुछ लोग आते हो कि मेरा जो रुपया है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, उस हिसाब से। अरे वही वाला मैं एक दलाल टाइप का काम हो गया कि एक आदमी आया कि बोला कि हमको मान लो बालू चाहिए, दलाल को बोला। दूसरे आदमी ने बोला कि मेरे ट्रक पे बालू लदा हुआ उसको भिजवा दो। अरे है ना? अभी आदमी दोनों को मिला दिया, काम अपना कर दिया। तो उसी तरीके का ये काम करता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाई डज नॉट श्रीलंका सेंट्रल बैंक सप्लाई डॉलर फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व। भाई सबसे पहला उनके पास उतना फॉरेक्स था ही नहीं। श्रीलंका के पास अगर बचा हुआ रहता तो अब मैनेज कर लेता, लेकिन बचा हुआ था नहीं तो कहीं मैनेज करेगा। तो लॉजिक क्या है? ए स्टडी ऑफ श्रीलंका 2022 का कांड यही हुआ। बाकी इसके अलावा और दिमाग में आपको नहीं रखना है, बाकी समझ में आ जाएगा। जरा 28 सॉरी करेंसी वार 2018 ये पढ़िए जरा, ये जरूरी है, आज के लिए अंतिम है ये। कल खत्म हो जाएगा 3B और 3C दोनों। हो गया?
चलो ठीक है, आज इतना रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप टॉपिक देख लें, बाकी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। इधर देखो, बहुत इजी टॉपिक है, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड करेंसी। दिख रहा है? जोर से बोलो ना सर। सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी में नॉर्मल समझ सकते हो आप क्या डिफरेंस है। हार्ड करेंसी जो होता है वो मोर स्टेबल होगा, सॉफ्ट करेंसी लेस स्टेबल होगा। जैसे युगांडा का है जो है, तो युगांडा का करेंसी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना डॉलर स्ट्रॉन्ग है ना। तो हार्ड करेंसी जो है उसका मतलब है वैल्यूएशन जिसका ज्यादा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिमाग में रख लीजिएगा, बात खत्म। जैसे हार्ड करेंसी का क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। अरे हार्ड करेंसी मतलब डॉलर में बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन अब युगांडा का जो आप है करेंसी, उसका तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता होगा क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। दूसरा, सॉफ्ट करेंसी का बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरा, डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब क्या है, अरे भाई एक आदमी का जिसका औकात होता है कि हाँ, जिसका बात नहीं बोलते हैं कि एक ऐसा होता है जिसके बात पे भरोसा होता है, और एक और डायलॉग लोग बोलते हैं कि इसका बात ऐसा जैसा डैश का डैश। आप समझ में आना। तो लॉजिक क्या है, कुछ लोगों के बात का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होता है, कुछ लोगों के बात का वैल्यूएशन ही नहीं होता। तो जिसका बात के वैल्यूएशन हो हार्ड करेंसी, जिसके बात का वैल्यूएशन नहीं हो सॉफ्ट करेंसी, बात खत्म। अब सॉफ्ट करेंसी क्या क्या उस पर अफेक्ट करता है, तो सॉफ्ट करेंसी को अफेक्ट करता है क्या, इनकम ऑफ कस्टमर, वहां का इनकम कैसा है कस्टमर का। दूसरा आपको क्या है कि डिमांड कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, स्पेकुलेशन कैसा है। समझ में आ रहा है? अब ये दिख रहा है आपको, करंट जौहर दिख रहा है आपको। अब सर देखो, अगर आप कोई आदमी करंट जौहर मान लो बोलता है उसका चश्मा स्विट्जरलैंड का है, फिर सूट कहीं और का है जापान का, फिर कहीं टोपी कहीं और का, ये वो करके, तो ये आदमी इतना ज्यादा इंपोर्ट अगर करेगा तो सर करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, इंपोर्ट अगर आप चाहते हो कि फिजिकल डेफिसिट को घटाएं या करंट अकाउंट डेफिसिट को घटा दें, तो आपके पास एक्सपोर्ट ज्यादा करना होगा। अरे बुझा रहे कि नहीं बुझा रहे, 20 बार से चिल्ला के बोल चुका हूं। तो लॉजिक क्या है, ये भी इंपोर्ट ही कर रहा है भाई। अब जैसे यहाँ पे इनकम ऑफ द कस्टमर ज्यादा बढ़ा, तो ज्यादा बढ़ा तो ये मंगाना ज्यादा शुरू कर दिया, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैड बढ़ गया। डिमांड वर्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, तो डिमांड वर्सेस सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से होगा। अब उसके बाद नीचे है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। ये जो है इस शब्द क्या है, यही फैक्टर है चारों। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज का मतलब होता है कि अमेरिका से लोन लूंगा और हिंदुस्तानियों को दूंगा। मतलब आप अमेरिका से लोन लिए और हिंदुस्तानी को दिए क्योंकि उसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। जैसे लोन इंटरेस्ट 4% अमेरिका से ले लिया, और हो सकता है इंडिया में अगर 8% दे रहा हो तो उसका प्रॉफिट हो। अरे बहुत नहीं करते हैं, बहुत लोग किसी और से लोन लेकर अपने पास रख लिए और अब अपना लोन किसी और को दे रहे हैं। गांव में भी चलता है ब्याज वाला सिस्टम खूब सारा, बहुत लोग ब्याज का काम करते हैं। स्टूडेंट से भी भोजन करता है भाई, वो सब 2-2 हजार रुपए देगा, 2-2 हजार 4-4% कमाते रहता है। सब समझ आएगा, 2 हजार दिए हैं 4 हजार देगा, समझ में आ रहा है? ब्याज कमाते रहता है स्टूडेंट लोग धंधा। हालांकि धंधा भी शुरुआत मत करिएगा, बहुत बेकार धंधा है ये, समझ में आ रहा है? ये मतलब जब आपको काम नहीं मिले तभी कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी करते हैं कुछ लोग। 2 हजार देता नहीं, 4 हजार देना है। और चौथा है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में प्रिडिक्शन पे लोग करते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन है कि आने वाले समय में वैल्यू इतना ज्यादा जाएगा। तो ये इन चारों चीजों के कारण असर पड़ता है किस चीज पे, सॉफ्ट करेंसी पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या हो गया, रिपीट कर लो। एक हो गया इनकम ऑफ द कस्टमर, दूसरा क्या हो गया डिमांड वर्सेस सप्लाई की कैसा है, तीसरा क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज की एक जगह से लोन लिया दूसरे को दिया, और चौथा क्या है स्पेकुलेशंस कि हमारा अनुमान है कि वैल्यू बढ़ेगा, उस हिसाब से सॉफ्ट करेंसी पर असर पड़ता है। अब सॉफ्ट डॉलर वर्सेस हार्ड डॉलर दिख रहा है क्या, दिख रहा है? तो सॉफ्ट डॉलर वर्सेस हार्ड डॉलर ये आपको दिखना चाहिए। जेरोधा सुनो होगे, मैंने बताया भी था बहुत बार। तो ये थोड़ा सा लीगल है। कुछ लोग, मैंने पता नहीं कोई था कौन था, यहीं के कोई बच्चा था, कुछ लोग अलग अलग वो ऐप के चक्कर में मत पड़िएगा शेयर मार्केट में कि 500 का 5,000 बना दिया और उस तरीके का। एक बार में 500 का 5,000 बनाएगा, उसके बाद 5,000 डालिएगा, 5,000 लेके भाग जाएगा। आप समझ पा रहे? बहुत सारा ऐसा ऐप है, फिर ऊपर से आपको बहुत अलग से आपको टेंशन भी दे देगा। इस तरीके के ऐप के चक्कर में नहीं पड़िएगा भैया, ठीक है? देख लीजिएगा कम से कम कौन सा लीगल है कौन सा नहीं है। एटलीस्ट प्ले स्टोर से जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो लीगल होगा ही होगा, ठीक है? उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जो आप अलग अलग लिंक से या साइट से अगर डाउनलोड कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस है मामला, ठीक है ना? तो थोड़ा बच के सबसे रहेगा। बहुत लोग का बाबू सोना लोग का जो है पैसा जाता है, आप समझ पा रहे हैं? तो उस चक्कर में जो है शॉर्टकट रास्ते मत अपनाइए। चलिए, सॉफ्ट डॉलर वर्सेस हार्ड डॉलर, 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा देखिए उसके बाद करते हैं। आसान आसान टॉपिक है ये। अब इसमें तो 15 मिनट और रुक जाओगे तो खत्म कर लेंगे, क्या फिर कल 3C कर लिया जाएगा, है ना? $15 मिनट में हो जाएगा, परेशान मत हो।
हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आज एक बार आज अपने को शाम में 4 बजे बुला लेते हैं, हो जाएगा उसका नाम। चलो इसमें देख लेते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक दो टर्म और है बताना है, आसान आसान है, लेकिन कल ही कंप्लीट करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज रहने देते हैं इतना ही। आज कहां तक हमारा टॉपिक है बता देना। जो मेन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें क्या है, सॉफ्ट जो आपका करेंसी है या फिर हार्ड करेंसी, जो हम सॉफ्ट डॉलर है हार्ड डॉलर उस पर कर रखते हैं। बाकी इसके आगे से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो कल जब पूछे तो एटलीस्ट दिमाग में रहे कि हाँ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं तो पता चले कि कुछ और पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सर पता नहीं 458 था कि 558, तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक रखिएगा, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो आज हमारा 3A खत्म हो चुका है। 3B के भी ऑलमोस्ट हम चाहते तो खत्म कर देते, लेकिन 3B और 3C मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। 3C इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि 3C में ज्यादा कुछ है नहीं, वो आपको बताया हुआ सब कुछ पढ़ने के लिए दे दूंगा, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है जी। तो थोड़ा आप अलर्ट रहिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थके हुए नहीं है आप लोग ना? अगर जब ब्रेक लेना होगा तो बता देंगे ब्रेक लेने का, फिलहाल इसको कंटिन्यू करके निपटा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।